प्रतिबिंब RSVI के शोध से तैयार एक अनूठा संग्रह है। इस पुस्तक का ध्वन्यांकन विशेष रूप से दृष्टिबाधित पाठकों के लिए रिहेबिलिटेशन सोसाइटी ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड के सौजन्य से RSVI स्टूडियोज में किया गया है। RSVI डिजीज स्टूडियोज का संचालन रिहेबिलिटेशन सोसाइटी ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड A303 गोपाला अपार्टमेंट्स, राम तीर्थ मार्ग, नरही, लखनऊ द्वारा किया जाता है। RSVI डेजी फोरम ऑफ इंडिया का एक सक्रिय सदस्य है। RSVI का ईमेल आईडी है daisyrsvi@gmail.com और दूरभाष संख्या है 0522-301-9456। नोटिस। यह पुस्तक RSVI लखनऊ द्वारा मुद्रित सामग्री को पढ़ने में अक्षम व्यक्तियों के लिए डेजी डिजिटल ध्वन्यांकित पुस्तक प्रारूप में तैयार की गई है। ये पुस्तक भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 के 2012 में हुए संशोधन के अंतर्गत धारा 52(1) ZB के प्राविधानों के तहत विशेष रूप से मुद्रित सामग्री पढ़ने में अक्षम व्यक्तियों को वितरित करने हेतु निर्मित की गई है। केवल मुद्रित सामग्री पढ़ने में अक्षम व्यक्ति ही इस डेजी डिजिटल ध्वन्यांकित पुस्तक का प्रयोग करने के लिए अधिकृत हैं। इस पुस्तक की भविष्य में कोई भी प्रतिकृति मुद्रित सामग्री पढ़ने में सक्षम व्यक्तियों को वितरण करने अथवा व्यावसायिक प्रयोग हेतु पूर्णतः निषिद्ध है तथा ऐसा करना कानूनी कार्यवाही के अंतर्गत आएगा। विषय सूची 1 संपादकीय पृष्ठ 1, 2 संदेश पृष्ठ 2। इसके अंतर्गत रोमन 1 RSVI से जुड़ाव, आवास की दुनिया से कुछ शब्द। रोमन नंबर 2 RSVI से लगाव, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की सफलता। रोमन नंबर 3 RSVI का प्रभाव, संकल्पमय असंभव की सफलता। 3 सफलता के 14 कदम, पृष्ठ संख्या 3। 4 दीपावली विशेष, कैसे बनना शुरू हुए दिवाली के पटाखे, पृष्ठ 4। 5 प्राकृतिक चिकित्सा, रोग का जड़ से इलाज करती प्राकृतिक चिकित्सा, पृष्ठ 5। 6 भाषा की बारीकियां, उर्दू, पृष्ठ 6। 7 भ्रमण जिज्ञासा, कोणार्क का सूर्य मंदिर, पृष्ठ 7। 8 अब तक कुछ खास, जुलाई से सितंबर 2019, पृष्ठ 8। 9 दिल की कलम से, पृष्ठ 9। इसके अंतर्गत रोमन नंबर 1 वृक्ष का रुदन, पृष्ठ 9। रोमन नंबर 2 कहानी पतझड़ के बाद, पृष्ठ 10। रोमन नंबर 3 कविता दहेज, पृष्ठ 11। रोमन नंबर 4 इन गलियों में ना आना ए चांद, पृष्ठ 12। रोमन नंबर 5 क्या सोचते हैं आप विज्ञान के बारे में, पृष्ठ 13। रोमन नंबर 6 एक भारत श्रेष्ठ भारत, पृष्ठ 14। रोमन नंबर 7 मासिक धर्म और दृष्टि दिव्यांगता एक विषम चुनौती, पृष्ठ 15। रोमन नंबर 8 हाँ मैं स्त्री हूँ, पृष्ठ संख्या 16। 10 खेल जगत पैरा स्पोर्ट्स, पृष्ठ 19। 11 त्योहारों में न करें अपनी सेहत को नजरअंदाज, दीपावली विशेष, पृष्ठ 20। 12 शेफ की रसोई से, पृष्ठ 21। इसके अंतर्गत रोमन 1 चंद्रकला गुजिया, रोमन नंबर 2 फ्रूट लड्डू, रोमन नंबर 3 काजू मसाला। 13 ये भी हैं दृष्टि संस्थान, पृष्ठ 23। 14 चांद पर हिंदुस्तान, मिशन चंद्रयान 2, पृष्ठ 24। 15 तकनीकी और आत्मनिर्भरता कितना, पृष्ठ 25। 16 दिवाली से जुड़े रोचक तथ्य, पृष्ठ 26। 17 विधि विधान सतर्क सुरक्षित रहें, पृष्ठ 28। 18 मनोरंजन की दुनिया से, हम आपके हैं कौन की सफलता के 25 वर्ष, पृष्ठ 29। पृष्ठ 1 संपादकीय डॉक्टर राकेश जैन, संस्थापक एवं महासचिव RSVI।
प्रिय श्रोताओं, RSVI द्वारा संकलित इस पत्रिका का प्रथम अंक प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष एवं गौरव की अनुभूति हो रही है। पत्रिका के प्रकाशन का विचार एक लंबे समय से मन में भूमिगत बीज के रूप में सुसुप्त था। RSVI के समर्पित कार्यकर्ताओं द्वारा अंततः इस पौधे का प्रस्फुटन हो ही गया। ये पत्रिका आरंभ में त्रैमासिक होगी। इसमें विभिन्न स्रोतों से भिन्न भिन्न विषयों पर रोचक, मनोरंजक एवं समसामयिक विषयों पर सामग्री संकलित की गई है। साथ ही कुछ लेखकों के मूल लेख, कविताएं, व्यंग एवं कहानियां भी सम्मिलित किए गए हैं। दृष्टिबाधित जनों हेतु ये पत्रिका ब्रेल लिपि, ईपब के साथ साथ डेजी प्रारूप में प्रस्तुत की जा रही है। इस त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन मुद्रण में करने की उत्कृष्ट इच्छा है, किंतु फिलहाल सीमित आर्थिक संसाधनों के कारण ये अभी संभव नहीं हो पाया है। पाठकों एवं शुभचिंतकों के सौजन्य से निश्चय ही शीघ्र इस पत्रिका का प्रकाशन मुद्रित रूप में भी किया जाएगा। आपसे अनुरोध है कि पत्रिका से अपनी अपेक्षाएं हम तक अवश्य प्रेषित कीजिएगा, जिससे हम सदैव आपकी आशाओं एवं आकांक्षाओं पर खरे उतर सकें। पत्रिका का ये प्रथम दीपावली विशेषांक अब आपके कर कमलों में है। इसे आपका प्यार एवं सहयोग प्राप्त होगा, इसी विश्वास के साथ मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। पृष्ठ 2। संदेश। RSVI से जुड़ाव, आवाज की दुनिया से कुछ शब्द। दोस्तों, मेरा नाम अनवारुल हसन है और मैं 100.7 FM रेनबो लखनऊ में आरजे हूँ। वॉइस प्रोडक्शन नामक विज्ञापन एजेंसी का भी संचालन करता हूँ और जो प्रसार भारती के साथ संबद्ध है, इसके साथ ही आरजे की ट्रेनिंग भी देता हूँ। मेरा सौभाग्य है कि RSVI के साथ इसकी शुरुआत से ही जुड़ा रहा हूँ। मैंने विभिन्न विषयों की पुस्तकों को रिकॉर्ड करने में अपनी आवाज भी दी है और ये एक अनोखा और रोचक काम है जिसे यहाँ अंजाम दिया जाता है। अक्सर लखनऊ के बाहर के प्रदेशों के भी आंखों की रोशनी से महरूम कितने ही युवा मिलते हैं जो मुझे मेरी आवाज से पहचान लेते हैं, क्योंकि उन्होंने RSVI के जरिए उन पुस्तकों के माध्यम से अपना भविष्य बनाया। डॉक्टर राकेश जैन और उनकी संस्था के सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं से व्यक्तिगत तौर पर जो प्यार और सम्मान मिला, आजीवन उसका ऋणी रहूंगा। मैं हमेशा इस नेक काम में RSVI के साथ हूँ। धन्यवाद। RJ अनवारुल हसन, FM RSVI से लगाव, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की सफलता। मेरा नाम उजैर खान है और मैं केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक हूँ। मैंने RSVI से D.Ed का प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जहाँ पर मुझे योग्य और अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में शिक्षण व प्रशिक्षण कार्यक्रम कराया गया है। मैंने संस्था से ही कंप्यूटर प्रशिक्षण भी प्राप्त किया है। शिक्षण व प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान मुझे बताया गया कि दृष्टिबाधित बच्चों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें किस प्रकार से शिक्षा देनी है और समाज की मुख्य धारा से जोड़ने में हम उनकी किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं। विभिन्न वर्कशॉपों के माध्यम से दिव्यांग जनों के अधिकारों और उन्हें मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी दी गई। यहाँ से प्राप्त प्रशिक्षण ने मेरी केंद्रीय विद्यालय संगठन में चयनित होने में अहम भूमिका निभाई, जिसके लिए मैं RSVI का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। उजैर खान, D.Ed SEVI RSVI बैच 2013 से 2015। RSVI का प्रभाव, संकल्पमय असंभव की सफलता। माननीय श्रोतागण, सप्रेम प्रणाम। आज मैं यहाँ RSVI के मैगजीन के प्रथम अंक के प्रकाशन पर अपने उद्गार व्यक्त करते हुए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है और मैं इतना कहना चाहूँगा कि RSVI एक ऐसा नाम है जिससे जुड़ने के पहले मैं एक दृष्टिबाधित का जीवन व्यतीत कर रहा था, जिसमें कि सामाजिक अवहेलना, उपेक्षा का मैं शिकार हो चुका था। तमाम तरह की रुकावटों ने मेरे ऊपर नकारात्मक ताले डाल रखे थे। मैं अपने घर पर चुपचाप पड़ा था और उस वक्त मेरे पास मेरे दो ही मित्र थे। एक तो मेरा ईश्वर था और दूसरा मेरा रेडियो था। आकाशवाणी से प्रसारित एक कार्यक्रम के जरिए मैं RSVI से जुड़ा
और जुड़ने के बाद यहाँ की जो प्रथम हमको मुलाकात जो हुई कुमारी श्रद्धा श्रीवास्तव जी से और जैन सर जी से, इनके मिलते ही मानो मुझे एक सकारात्मक चाबी सी मिल गई और मैं उस सकारात्मक चाबी से वर्षों से पड़े बंद ताले को खोलने लगा और मेरे अंदर एक नया जीवन का जैसे यू टर्न ले लेता है, वैसे मेरा ये टर्निंग पॉइंट हो गया। मैंने यहाँ आकर इनके प्रशिक्षण केंद्र में ब्रेल सीखी, कंप्यूटर सीखा। उस वक्त मेरी आयु 58 वर्ष की थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं कुछ करूंगा और सामाजिक अवहेलना में यह था कि अब तुम क्या करोगे, लेकिन मैंने इन लोगों के अथक प्रयास से अनुभवी शिक्षकों के संरक्षण में मैंने ब्रेल और कंप्यूटर और हैंडमेड वर्क के अंतर्गत मैंने ज्वेलरी बनाना, कोयलिंग पेपर की ज्वेलरी है, अगरबत्तियां हैं, लिफाफे हैं, जिससे हम स्वयं अपने पैरों पर खड़े हो सकें, ऐसा प्रशिक्षण हमें दिया गया, जिससे मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ। और हम लोगों की बनाई हुई चीजें भी बाजार में और नुमाइशों में यहाँ लगाई गई, लोगों ने उसमें भी काफी उत्साह दिखाया था। उपलब्धियों में उपलब्धि एक और हुई कि RSVI लायंस इंटेलिजेंसिया की ओर से मेरा निःशुल्क ऑपरेशन किया गया लखनऊ आई सेंटर पर, जहां वहां के कुशल नेत्र विशेषज्ञ थे डॉक्टर राजेश सहाय जी और CEO मिस्टर KPS वर्मा जी और लायंस क्लब की सदस्य निधि नागर द्वारा 3-4 ऑपरेशन हुए, वो सब निःशुल्क हुए हमारे। और इन सब के पीछे एक जो प्रेरणा की स्रोत और जो एक शक्ति हमारे संकल्प क्रिएशन की माननीय मम्मी जी कहलाने वाली श्रीमती रीता श्रीवास्तव जी ने, जो आज हमारे बीच नहीं है, उन्होंने पूरा साथ दिया, सहयोग दिया। मैं इन सबका आभारी हूँ और रहूंगा। धन्यवाद। विनोद कुमार श्रीवास्तव संकल्पमय अनुभाग में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करता। सफलता के 14 कदम। 18 अक्टूबर 2005 RSVI की स्थापना के साथ ही शुरू हो गया संघर्ष और सफलता का मिला जुला सफर। संघर्ष इसलिए कि जब भी समाज की पूर्व मान्यताओं में दखल दिया जाता है, हस्तक्षेप किया जाता है, तो बहुत संघर्ष करना पड़ता है, विरोध भी झेलना पड़ता है। जब भी कोई नया काम समाज के किसी वर्ग के उत्थान के लिए किया जाता है, तो आसान नहीं होता अकेले चलना। कई लोगों को साथ लेना पड़ता है, जितने लोग उतने मत उतनी सोच। लेकिन इन अलग अलग मतों में भी सबको साथ लेके चलना एक बड़ा संघर्ष है। फिर हमारे भारतीय समाज में और विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश में सरकारी और निजी संकायों की नीतियों के चलते वित्तीय असुविधाएं लगातार बनी रहती हैं, जिसकी वजह से हमारे कार्यों में सीमितता आ जाती है। RSVI को कोई सरकारी अनुदान नहीं मिलता। इससे ही आप समझ सकते हैं कि संघर्ष अनवरत है। इस प्रकार दृष्टिकोण, वित्तीय विभिन्न मत, पर्याप्त जगह व संसाधन न होना, एक निर्धारित दृष्टिकोण रखने वाले अलग अलग उम्र के दृष्टिबाधित जनों के बीच तकनीकी को लाना आदि बहुत सारे संघर्षों का RSVI ने इन 14 वर्षों में सामना किया है, जो निरंतर चल रहा है। किंतु इन सब के बावजूद हर कदम पर कठिनाइयों, संघर्षों को चुनौती देते हुए RSVI ने एक अलग मुकाम हासिल किया, एक अलग पहचान बनाई, जिसका पूरा श्रेय RSVI के संस्थापक डॉक्टर राकेश जैन, RSVI के कर्तव्यनिष्ठ व एक्सपर्ट सदस्यों व स्टाफ को जाता है। ये RSVI का टीम वर्क ही है जो हर मुश्किल घड़ी में RSVI को डगमगाने नहीं देता। अपनी स्थापना के साथ ही RSVI कृत संकल्प रहा है हर दृष्टिबाधित जन की सहायता के लिए, उन्हें शिक्षित करने के लिए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उन्हें समाज में RSVI के मोटो लेट द ब्लाइंड होल्ड द टॉर्च को चरितार्थ करने के लिए, चाहे वो किसी भी उम्र के वर्ग के हों। न जाने अब तक RSVI ने कितने ऐसे असंभव केसेस देखे हैं और उन पर कार्य कर उन्हें एक मुकाम दिया है। बीते 14 वर्ष कभी चढ़ाव, कभी उतार और कभी फिर चढ़ाव के रहे। बहुत से लोग हमसे जुड़े और बस हमारे ही होकर रह गए।
निसंदेह RSVI को लोगों का बहुत प्यार मिला। RSVI ने अपना सफर 2 स्टाफ और अवध टावर के एक छोटे से ऑफिस से शुरू किया था और आज लखनऊ के हार्ट कहे जाने वाले यानी हजरतगंज में उसके 2 सेंटर घोपाला अपार्टमेंट तथा मोती महल लॉन में होने के साथ ही मध्य प्रदेश के सतना जिले में एक शाखा भी है। एक स्टाफ के साथ अपने कार्यों को मूर्त रूप देने से शुरू हुए इस सफर में आज 50 से भी ज्यादा स्टाफ फुल और पार्ट टाइम RSVI के कार्यों में अपना सहयोग दे रहे हैं। हर साल RSVI में लगभग 300 से भी अधिक छात्र विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और यही नहीं, लगभग हर वर्ष 3 से 5 हजार लोग विभिन्न प्रकार से लाभ प्राप्त कर रहे हैं। बड़ी कोशिशों के बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से 2014 से RSVI का अपना ब्रेल प्रेस है, जिसकी मुद्रित पुस्तकें पूरे भारत में जा रही हैं। इन 14 वर्षों में RSVI की डेजी यानी ध्वन्यांकित पुस्तकें राज्य और देश की सीमाओं को लांघती हुई विदेशों में भी डंका बजा चुकी हैं। RSVI कृत संकल्प है सिर्फ भारत में मौजूदा संसाधन को ही नहीं, भारत की सीमा के बाहर उपलब्ध संसाधनों को हर दृष्टिबाधित जन के हाथों तक पहुंचाने के लिए। इन 14 वर्षों में RSVI द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वो इस प्रकार हैं। पहला, सब कुछ पढ़ने के आधार पर सुगम्य प्रारूप यानी ब्रेल, डेजी, ईपब, ई टेक्स्ट में पुस्तकें बनाना। दूसरा, रेल कंसेशन निर्गत करना। तीसरा, शिक्षक प्रशिक्षण, दृष्टिबाधिता पाठ्यक्रम का संचालन कर दृष्टिबाधित समाज हेतु विशेष गुणवत्ता वाले प्रशिक्षक तैयार करना। चौथा, तकनीकी युग में स्मार्ट बनाना यानी कंप्यूटर, आधुनिक उपकरणों, स्मार्टफोन, ब्रेल, अनुस्थिति ज्ञान एवं चलिष्णुता, वोकेशनल आदि प्रशिक्षण। पांचवा, जागरूकता, आधुनिक तकनीकियों, सरकारी नीतियों आदि विषयों पर कार्यशालाओं का पूरे भारत में आयोजन। छठा, संकल्प में दृष्टिबाधित जनों हेतु प्रत्येक प्रकार का प्रशिक्षण अनुभाग का संचालन। सातवां, सहायक उपकरणों का वितरण व उपलब्ध करवाना। आठवां, विधीय सहयोग आदि। इस प्रकार RSVI गत 14 वर्षों से हर उम्र, लिंग, जाति, वर्ग के दृष्टिबाधित जनों को उनकी आवश्यकता के अनुसार अपनी सेवाएं लगातार निर्बाध प्रदान कर रहा है। चाहे उतार हो या चढ़ाव, किंतु RSVI की पूरी कोशिश रहती है कि उसके कार्यों से लाभ प्राप्त करने वाले छात्रों को कभी असंतुष्ट न होना पड़े। हमारा सर्वोपरि लक्ष्य प्रत्येक दृष्टिबाधित जन की संतुष्टता है। अधिवक्ता श्रद्धा श्रीवास्तव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी RSVI। पृष्ठ 4। कैसे बनना शुरू हुए दिवाली के पटाखे। दिवाली पर अलग किस्म के पटाखे लेने का शौक तो आपको भी होगा। बम से लेकर रॉकेट की तरह तरह की किस्म लाकर आप उसका आनंद लेते होंगे। लेकिन क्या कभी सोचा है कि रॉकेट हवा में इतनी ऊंचाई तय करके ही क्यों फटता है? बम पटाखे इतनी आवाज क्यों करते हैं? कैसे बम से या अनार से अलग अलग तरह की रोशनी निकलती है? अगर आपके दिमाग में भी ये सारे सवाल आते हैं तो चलिए आज हम आपको इनके हल बताते हैं। आतिश का अर्थ होता है आग। बारूद शब्द तुर्की भाषा का है। बारूद 3 रसायनों के मिश्रण से बनता है। जब गंधक, शोरा और लकड़ी के कोयले के चूरे को आपस में मिलाया जाता है तो बारूद बनता है। बारूद बनाने के लिए सबसे आवश्यक रसायन है शोरा। अंग्रेजी भाषा में शोरा को सॉल्ट पीटर कहते हैं। वैज्ञानिक भाषा में शोरा को पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं। जन साधारण में शोरा को क्षार कहा जाता है। शोरा एक प्रकार से नमक का खार होता है जिसे मिट्टी से प्राप्त किया जाता है। वैज्ञानिकों ने परीक्षणों से ज्ञात किया है कि कोई भी वस्तु ऑक्सीजन के बिना नहीं जल सकती, लेकिन बारूद ऑक्सीजन के बिना जलता है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो जलने के लिए स्वयं ऑक्सीजन उत्पन्न करती हैं। बारूद भी ऐसी ही वस्तु है। इसमें मिलाए गए गंधक और कोयले के चूरे को जलाने के लिए ऑक्सीजन शोरे से मिलती है। ऐसी स्थिति में बारूद को जलने के वायुमंडल की ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। बारूद का आविष्कार यूरोप कहा जाता है, लेकिन वास्तव में बारूद का आविष्कार चीन में हुआ था। प्राचीन काल में चीन में कीमियागार पारसमढ़ी की गोलियां बनाने के लिए
दिन रात रासायनिक प्रयोग किया करते थे। किसी कीमियागार ने शोरे, गंधक और लकड़ी के कोयले के चूरे को मिलाया तो अचानक विस्फोट हुआ और बारूद का आविष्कार हो गया। उस समय चीन में बारूद को हुओ याहो कहा जाता था। 1000 ईस्वी में बारूद को हथगोलों और रॉकेट में इस्तेमाल किया जाने लगा। ईसा की 11वीं सदी में चीन में रॉकेट बनने लगे थे। रॉकेट को चीनी भाषा में हुओ छिएक कहा जाता था। कुछ वर्ष बाद लोहे की नलियों में बारूद भरकर हथियार बनाए जाने लगे। लोहे की तोपें भी बारूद से बनने लगी। कैसे डाली जाती है पटाखों में रोशनी। अक्सर आपने देखा होगा कि हवाई पटाखे फटने के बाद आसमान में रंग बिरंगी रोशनी बिखेरते हैं। इनमें रोशनी डालने के लिए भी खास तरह के रसायनों का प्रयोग किया जाता है। अलग अलग रसायनों के हिसाब से ही पटाखों के रंगों की रोशनी तय होती है। किस रोशनी के लिए कौन सा रसायन। हरे रंग के लिए बेरियम नाइट्रेट। पटाखे में से हरे रंग की रोशनी निकालने के लिए बेरियम नाइट्रेट का इस्तेमाल होता है। बेरियम नाइट्रेट का अकार्बनिक रसायन भी बोला जाता है। ये विस्फोटक पदार्थ का काम करता है। बारूद में मिश्रण होने पर ये रंग बदलता है और हरे रंग में बदल जाता है। हरे रंग में बदलने से जब पटाखे में आग लगाई जाती है तो उसमें हरे रंग की रोशनी निकलती है। इसका इस्तेमाल ज्यादातर आतिशबाजी में किया जाता है। लाल रंग के लिए सीजियम नाइट्रेट। पटाखे से लाल रंग की रोशनी निकालने के लिए उसमें सीजियम नाइट्रेट डाला जाता है। इस रसायन को बारूद के साथ मिलाने पर इसका रंग लाल पड़ जाता है। इसके बाद मिश्रण को ठोस बनाकर पटाखे में भरा जाता है। आग लगाने पर इनमें से लाल रंग की रोशनी बाहर आती है। इसका प्रयोग अनार और रॉकेट में किया जाता है। पीले रंग की रोशनी के लिए सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट का रंग देखने पर ही इसका रंग हल्का पीला नजर आता है। पटाखों के बारूद के साथ इसे मिलाकर एक ठोस पदार्थ तैयार किया जाता है। इसमें नाइट्रेट की मात्रा बढ़ाई जाती है। इससे इसका रंग और भी गाढ़ा पीला हो जाता है। यही वजह है कि आग लगाने के बाद ये पीले रंग की रोशनी छोड़ता है। इसका इस्तेमाल ज्यादातर हर पटाखे में होता है। खासकर चक्री में इसका इस्तेमाल अधिक होता है। संकलन करता सताक्षी गुप्ता, डेजी इंचार्ज RSVI। पृष्ठ 5। प्राकृतिक चिकित्सा रोग का जड़ से इलाज करती प्राकृतिक चिकित्सा। स्वास्थ्य हमारा सबसे बड़ा धन है। हेल्थ इज वेल्थ। कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखकर हम जटिल बीमारियों से बच सकते हैं। हमेशा स्वस्थ कैसे रहा जाए, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो सभी को परेशान किए रहता है। पहले तो हम यह जाने कि संपूर्ण स्वास्थ्य हमारे चारों आयामों को मिलाकर बनता है, जो कि सामाजिक, मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक है। इनमें से किसी भी एक के कमजोर होने पर हम पूर्ण स्वास्थ्य की कल्पना नहीं कर सकते। स्वास्थ्य एक दिन का विषय नहीं है, यह एक साधना है और स्वास्थ्य पर दिया गया समय और धन आपको न सिर्फ अपनी ही उम्र भर स्वस्थ रखता है, बल्कि आने वाली पीढ़ियां भी आनुवांशिक रूप से स्वस्थ रहती हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण देखें तो यह हमारा पहला कर्तव्य होना चाहिए कि हम अपने शरीर को सुंदर और स्वस्थ रखें, क्योंकि इसमें ईश्वर भी निवास करता है। जिस दिन हम इस परिप्रेक्ष्य से स्वास्थ्य को देखने लगेंगे, हम पूर्ण स्वास्थ्य के लिए जागरूक होने लगेंगे और अपने सारे आयामों पर कार्य करने लगेंगे। सबसे पहले हमें अपनी दिनचर्या को नियमित करना होगा। फिर हमें प्राकृतिक वातावरण में कम से कम 2 घंटे बिताने होंगे। यदि ये बुनियादी 2 बातें ठीक कर ली जाएं, तो 50% बीमारी स्वतः ठीक हो जाती है। पूर्ण स्वस्थ रहने में योग और प्राकृतिक चिकित्सा की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि ये दोनों चिकित्सा प्रणाली आपको मन से स्वस्थ रखती है। इस चिकित्सा पद्धति का कोई भी प्रभाव शरीर पर नहीं पड़ता। प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा हम जिन 5 तत्वों में शरीर निर्मित है, धूप, हवा, पानी, आकाश और मिट्टी, इन्हीं तत्वों द्वारा शरीर का शोधन किया जाता है। शरीर से विषैले तत्वों को यदि जल चिकित्सा, मिट्टी चिकित्सा, वाष्प चिकित्सा और सूर्य किरण चिकित्सा के माध्यम से निकाला जाए तो कोशिकाएं पुनर्जीवित होने लगती हैं। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम अच्छा हो जाता है और हमारा ही शरीर हमें ठीक करने लग जाता है।
हमारे शरीर से गंदगी बाहर निकलने के 4 मार्ग हैं: त्वचा, सांस, यूरिन और मल। इन चारों मार्गों का प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा शोधन किया जाता है तो यह सुचारू रूप से कार्य करने लगते हैं। त्वचा को भाप स्नान, मसाज और सूर्य किरण चिकित्सा द्वारा, सांस को प्राणायाम के द्वारा, हिप बाथ और पेट पर मिट्टी की पट्टी रखकर यूरिन रोग का इलाज करते हैं। डॉक्टर शिखा गुप्ता, प्राकृतिक चिकित्सक, निदेशक, हेल्थ इज वेल्थ होलिस्टिक क्लिनिक, 7084124059। पृष्ठ 6। भाषा की बारीकियां उर्दू। हम नवाबों के शहर लखनऊ में रहते हैं, वो शहर जिसे गंगा जमुनी तहजीब के नाम से जाना जाता है और जाना जाता है इसकी जुबान के लिए भी, उर्दू जुबान। उर्दू के नाम से ही जहन में आती है अदब की भाषा। तो चलिए मैं सताक्षी आज आपका ताल्लुक कराती हूँ उर्दू के ही 2 शब्दों से। पहला लफ्ज है काफिर। काफिर लफ्ज बना है एक दूसरे लफ्ज कुफ्र से। कुफ्र कहते हैं किसी चीज को छुपाने को। जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता या जिसका ईमान नहीं होता उसे काफिर कहते हैं। जो सच को छुपाता है उसे काफिर कहते हैं। जैसे कि एक पहुंचा हुआ मुसाफिर है, दिल भटकने में माहिर है। कौन लाया है इश्क पर ईमान, मैं भी काफिर हूँ तू भी काफिर है। चलिए अब जानते हैं अगले लफ्ज के बारे में। अगला लफ्ज है जिहाद। कुछ आतंकवादियों ने इस लफ्ज का मतलब बिगाड़ दिया है और हमने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि इसका असली मतलब क्या होता है। ये ऐसा लफ्ज है जिसका सही मतलब ज्यादातर लोगों को नहीं पता है। जिहाद का मतलब बहुत छोटा सा है। जिहाद का मतलब होता है संघर्ष करना। सबसे पहले जिहाद खुद से होता है। अपने अंदर जो बुराइयां हैं उसे निकालना, उससे संघर्ष करना, उसे जिहाद कहते हैं। यानी जो लोग जिहाद का मतलब बिगाड़ रहे हैं असल में हमें उनसे जिहाद करना है। संकलन करता सताक्षी गुप्ता, डेजी इंचार्ज RSVI। पृष्ठ 7। भ्रमण जिज्ञासा, कोणार्क का सूर्य मंदिर। यदि आप भी वास्तुकला और मूर्तिकला में गंभीर रुचि रखते हैं तो चलिए आज आपको दर्शन कराते हैं विश्व प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर के। अपनी भव्यता तथा उत्कृष्ट शैली के लिए विख्यात इस मंदिर को 1984 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित कर दिया गया है। कोणार्क 2 शब्द कोना और अर्का का संयोजन है। कोना का अर्थ है कॉर्नर और अर्का का मतलब है सूर्य। इसलिए जब यह जुड़ता है तो यह कोने का सूर्य बन जाता है। कोणार्क सूर्य मंदिर पुरी के उत्तर पूर्वी कोने पर स्थित है और सूर्य भगवान को समर्पित है। कोणार्क को अर्का क्षेत्र भी कहा जाता है। 13वीं शताब्दी के मध्य में निर्मित कोणार्क का सूर्य मंदिर कलात्मक भव्यता और निपुणता का जीता जागता उदाहरण है। गंगा राजवंश के महान शासक राजा नरसिम्हादेव प्रथम ने इस मंदिर को 12 साल यानी 1243 से 1255 ईस्वी की अवधि के भीतर 1200 कारीगरों की मदद से बनाया था। कोणार्क सूर्य मंदिर 24 पहियों पर एक भव्य सजाए गए रथ के रूप में डिजाइन किया गया था। प्रत्येक व्यास को लगभग 10 फीट लंबे 7 शक्तिशाली घोड़ों द्वारा खींचा गया था। मंदिर के अधर पर जानवरों, पत्ते, घोड़ों पर योद्धाओं और अन्य रोचक संरचनाओं की छवियां उकेरी गई हैं। मंदिर की दीवारों पर छत पर सुंदर कामुक आंकड़े नक्काशी किए गए हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा के मध्य युगीन वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है। काले ग्रेनाइट से बना कोणार्क मंदिर शुरुआत में समुद्र तट पर बनाया गया था, लेकिन अब समुद्र का पानी गिर गया है और मंदिर समुद्र तट से थोड़ा दूर है। सदियों के क्षय के बावजूद इस मंदिर की सुंदरता अभी भी अद्भुत है। यहाँ हर साल आयोजित कोणार्क नृत्य महोत्सव पर्यटकों के लिए एक महान आकर्षण है। भारत के पुरातात्विक सर्वेक्षण के सूर्य मंदिर संग्रहालय में मंदिर खंडहर से प्राप्त मूर्तियों का एक अच्छा संग्रह देखने को मिलता है। क्यों बनवाया गया था कोणार्क मंदिर?
1243 ईस्वी में नसीरुद्दीन मोहम्मद दिल्ली के सुल्तान बने और बंगाल के राज्यपाल तुगलक खान नियुक्त किए गए। तब तुगलक खान और नरसिम्हादेव प्रथम के बीच एक बड़ी लड़ाई हुई, जहां मुस्लिम सेना पूरी तरह से पराजित हो गई और भाग गई। इस युद्ध में जीत के बाद नरसिम्हादेव प्रथम की समकालीन हिंदू राजाओं की आंखों में प्रतिष्ठा काफी हद तक बढ़ गई थी और इसी जीत के उपलक्ष्य में नरसिम्हादेव ने एक मंदिर विजय स्मारक के रूप में बनाने का निर्णय लिया। सूरज का उदय और समुद्र का गर्जन शुरुआती जीवन से ही नरसिम्हादेव को आकर्षित करते थे। नदी चंद्रभागा, जो अब लगभग पूरी तरह खत्म हो चुकी है, एक समय मंदिर स्थल के उत्तर में 1 मील के भीतर बहती थी और समुद्र में जाकर मिलती थी। नरसिम्हादेव ने अपने प्रस्तावित मंदिर के लिए यही जगह उत्तम समझी और यहाँ मंदिर का निर्माण प्रारंभ किया। कोणार्क मंदिर से जुड़ी अनेक किंवदंती भी सुनने को मिलती हैं, पर चाहे जो भी हो, ये मंदिर आज भी इतिहास का बेजोड़ और उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करता है और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। तो अगर आप भी ओडिशा जाएं, तो कोणार्क मंदिर की भव्यता देखना न भूलें। संकलनकर्ता डॉक्टर वैशाली जौहरी, अनाउंसर आकाशवाणी लखनऊ। पृष्ठ 8। अब तक कुछ खास पुरस्कार जुलाई से सितंबर 2019। नंबर 1, 29 जुलाई 2019 को मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया गया 2 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता केशव दत्त और भारत के पूर्व फुटबॉल कप्तान प्रसून बनर्जी को 29 जुलाई को मोहन बागान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नंबर 2, इस वर्ष डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया शाहरुख खान को। लाट्रोब विश्वविद्यालय शाहरुख खान को मानद उपाधि से सम्मानित करने वाला पहला ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय बन गया है। नंबर 3, गांधी मंडेला शांति पदक प्रदान किया गया थीच नाथ हान को। थीच नाथ हान एक वैश्विक आध्यात्मिक नेता, कवि और शांति कार्यकर्ता हैं। गांधी मंडेला शांति पहल का पहला संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। नंबर 4, पुरुषों की एकल स्पर्धा 2019 में रोजर्स कप जीता है राफेल नडाल ने। नंबर 5, तमिलनाडु सरकार ने इसरो प्रमुख के सिवान को सम्मानित किया एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार से। नंबर 5, तमिलनाडु सरकार ने इसरो प्रमुख के सिवान को सम्मानित किया एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार से। नंबर 6, यूएस ओपन 2019 में महिला एकल का खिताब जीता बियांका एंड्रेस्क्यू ने। नंबर 7, इस वर्ष भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ टोमिस्लाव से सम्मानित करने वाला देश है क्रोएशिया। नंबर 8, विश्व कौशल प्रतियोगिता में पदक पाने वाली पहली भारतीय महिला है श्वेता रतनपुरा। नंबर 9, प्रतिष्ठित ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया गया भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। यह पुरस्कार इन्हें स्वच्छ भारत अभियान के लिए दिया गया है। स्वच्छ भारत अभियान का नाम अब सुंदर भारत कर दिया गया है। नंबर 10, केंद्र सरकार ने डॉटर ऑफ नेशन अवार्ड से सम्मानित किया है लता मंगेशकर जी को। 2001 में इन्हें भारत रत्न सम्मान से भी नवाजा गया था। नंबर 11, ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया अजीम प्रेम जी और अजय पंगा को। नंबर 12, डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को। नंबर 13, एडुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया आनंद कुमार को। ये सुपर 30 के संस्थापक हैं। सुपर 30 पटना का एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है। संकलनकर्ता शशि वर्मा, ई टेक्स्ट इंचार्ज RSVI। पृष्ठ 9। दिल की कलम से कविता वृक्ष का रुदन। हाँ, बहुत रोऊंगा मैं जब तुम मुझको कटवाओगे, जब तुम मेरे अंगों को टुकड़ों में बंटवाओगे।
अपने पूरे जीवन में तुम सबको हवा दी मैंने, कई सारे रोग आने पर तुम सबको बचा लिया मैंने। जब जब आई आवश्यकता तब अपनी लकड़ी दी तुमको, अगर नहीं रहूंगा तो कैसे मेरे फल खाओगे। हाँ बहुत रोऊंगा मैं जब तुम मुझको कटवाओगे। याद करो उस बचपन को जो छाँव में मेरी गुजारा था, चारों तरफ थी हरियाली तो कितना गजब नजारा था। मेरी डालों पर चढ़कर तुम अक्सर खेला करते थे, अगर चोट लग जाती तो तुम मुझसे बहुत झगड़ते थे। मुझको तो कटवा दो पर बाद में तुम पछताओगे। हाँ बहुत रोऊंगा मैं जब तुम मुझको कटवाओगे। हानिकारक गैसों से वायु को स्वच्छ बनाते हैं, समय समय पर हम सब मिलकर पानी भी बरसाते हैं। रचयिता अविनाश त्रिपाठी, D.Ed. SCBI, फर्स्ट सेमेस्टर, बैच 2019 से 2021। पृष्ठ 10। कहानी पतझड़ के बाद। मन कहता है तुम्हारी आंखों में सपनों के उजाले भर दूं, जो जिंदगी अमावस है एक पल में पूनम कर दूं। तापस द्वारा भेजे गए ब्रेल पेपर पर छवि अपनी उंगलियां खिसका रही थी और उंगलियों के साथ कागज पर उकेरे गए शब्द भी उसके मन की गहराइयों में खिसकते जा रहे थे। हल्की सी मुस्कुराहट ने छवि के होठों को छूना चाहा, लेकिन वो इसके पहले ही संयत हो गई और मन ही मन लुई ब्रेल को धन्यवाद देने लगी उनके इस अन्यतम आविष्कार के लिए। अगर ब्रेल लिपि न होती तो शायद ये शब्द किरण भी अंधेरे का सीना चीर उस तक न पहुंच पाती। तापस ने छवि को बहुत संबल दिया है। कई बार छवि के मन में आता कि जाने तापस के मन का भाव क्या है। मात्र एक निरीही के प्रति दया या मानवीय संवेदना, सहानुभूति या थोड़ा थोड़ा प्रेम भी, कैसे जाने। वो देख भी तो नहीं सकती जो तापस की आंखों को पढ़ ले। छवि के भीतर एक बेचैनी उभरने लगती। उसे लगता उसका दम घुट रहा है और फिर देखते ही देखते उसकी आंखें अपनी लाचारी पर झरझर बरसने लगती। घुटन, तड़प, दर्द, बेचैनी और अंधेरों में डूबे पिछले 7 साल उसके सामने विद्रुपता से अट्टहास करने लगते हैं। 7 वर्ष पूर्व फोन पर हुई वो बातचीत उसके कानों में हथौड़े की तरह बजती है। आपने हमें क्यों पसंद किया? आप बताइए, आपने हमें क्यों पसंद किया? अगर हमारी आंखें आपको पसंद न आती तो हम हमेशा की तरह शादी से इनकार कर देते। यानी हमारे व्यक्तित्व के बाकी पहलुओं का कोई मोल नहीं। बातें भी अच्छी करते हो। अब तो बस अगले सप्ताह की प्रतीक्षा है जब तुम यहाँ आओगी। और हेलो, पता नहीं कैसे फोन कट गया और वो खूबसूरत आंखें उन पर मर मिटने वाले को कभी देख नहीं पाई। सगाई के लिए छवि के परिवार को ले जा रही कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। छवि को होश आया तो सब कुछ अंधेरे की गर्त में समा चुका था। हमें आपसे पूरी हमदर्दी है, लेकिन अंधी से शादी के बारे में तो नहीं सोचा जा सकता ना। उसकी आंखें ठीक भी तो हो सकती हैं, ठीक नहीं भी हो सकती हैं, और इस संभावना पर हम अपने बेटे की जिंदगी तो दांव पर नहीं लगा सकते। ठीक कहते हैं आप। बस एक बात का उत्तर दे दीजिए, यदि ये हादसा आपके बेटे के साथ हो जाता तो? कुछ तेज आवाजें, कुछ अपशब्द और फिर खा जाने वाला सन्नाटा पसर गया छवि के जीवन में। एक दिन उसने सुना कोई समझा रहा था पिताजी को। जन्मांत प्रारंभ से ही दूसरी ज्ञानेंद्रियों की सहायता से देखता है। उसकी स्पर्श और श्रवण शक्ति सामान्य व्यक्ति की तुलना में कहीं अधिक विकसित हो जाती है, लेकिन दुर्घटनावश दृष्टिबाधित हुआ व्यक्ति तो मानसिक तौर पर इतना टूटा हुआ होता है कि आसानी से अपनी शेष ज्ञानेंद्रियों पर एकाग्र ही नहीं हो पाता। छवि को किसी ब्लाइंड सेंटर में भेज दीजिए, कम से कम मोबिलिटी तो आएगी। वातावरण बदलने से शायद निराशा भी कुछ कम हो सके। मेरी बच्ची बोझ नहीं है मुझ पर, मैं उसे कहीं नहीं भेजूंगी, माँ ने प्रतिवाद किया था।
बात उसके भविष्य की है। आज तुम हो, कल जब तुम नहीं रहोगी तब क्या होगा उसका? सुना है अंधों को तरह तरह की शिल्पकारी और दूसरे काम भी सिखाए जाते हैं। कुछ जान जाएगी तो अच्छा रहेगा। पिताजी ने समझाया। मेरे जीते जी मेरी बच्ची कहीं नहीं जाएगी, मैं उसका सब काम करूंगी। माँ रोने लगी थी। तुम्हारी इस कमजोरी से छवि को और नुकसान होगा। जब वो ठीक थी तब तो माँ के बिना कहीं गई नहीं। अब सब बदल गया है माँ, मुझे जाने दो। निर्णय छवि ने लिया था। आंखें खोकर छवि एक नई दुनिया की तरफ चल दी। मोबिलिटी, हस्तकलाएं, ब्रेल, एक के बाद एक पाठ्यक्रमों से जुड़ती छवि संस्थान के श्रेष्ठ विद्यार्थियों की श्रेणी में आ गई थी। उस दिन वो अपने अध्यापक के फ्लैट पर गई थी। सर, ब्रेल में कोई अच्छा उपन्यास मिलेगा क्या? तुम तो समाज शास्त्र में रुचि रखती हो। बस यूं ही थोड़ा मन बदलने को। अच्छा, ले जाओ। तापस, देखो जरा, अंदर की मेज पर एक मोटी ब्रेल बुक रखी है, ले आओ। किसी और को आवाज देते हुए उन्होंने कहा। किसी की पदचाप सुनाई दी। इसे दो, ये छवि है, हमारे संस्थान की मेधावी छात्रा। छवि, ये तापस है, मेरा भतीजा। कुछ महीने मेरे साथ बिताने आया है। शिल्पकार है, साहित्यकार भी। नमस्ते। देख पाती तो आपकी मूर्तियां देखने जरूर चलती, छवि ने कहा। स्पर्श से भी तो देख सकती हैं। छवि हंसती थी, शायद विवशता से। किस चीज की मूर्तियां बनाते हैं आप? मिट्टी की। फिर तापस से दोस्ती हो गई थी छवि की। कारण तापस का अकेलापन भी था। आपकी अंगुलियां कितनी लंबी और पतली हैं। क्या आप कला में कुछ पेंटिंग करती थी पहले शब्द में इतनी निराशा थी कि तापस को लगा हवा भी भारी हो गई है। कोई बात नहीं, चलिए अब आप मेरे साथ मूर्तियां गढ़िए। तुम तो मजाक मत करो। जब आंखें थी तब तो कभी मिट्टी छुई नहीं, अब अंधी होकर मूर्तियां गढ़ूंगी। पुरानी पीड़ा थी, ना चाहते हुए भी आंसू टपक ही पड़े। छवि की आंखों से तापस डर सा गया। चाचा, क्या छवि मूर्ति गढ़ना सीख सकती है? कह नहीं सकता, अभी तक तो इस संस्थान में ऐसा प्रयोग नहीं हुआ। बहुत कुछ सिखाते हैं हम, लेकिन मैं कोशिश करूं। हाँ, व्यक्तिगत स्तर पर कर सकते हो। इसे छुओ। क्या है? मिट्टी। क्यों लाए हो? हाथ में लेकर देखो। और शुरू हुई एक कोशिश, कुछ अनगढ़, टेढ़े मेढ़े, लेकिन सपनों जैसे खूबसूरत खिलौनों के साथ। आजकल तुम बहुत कम समय के लिए आते हो। क्या करते रहते हो? ब्रेल सीख रहा हूं। क्यों? तुम क्या करोगे ब्रेल का? वापस जाना है ना। तुम्हें पत्र कैसे लिखूंगा? मुझ अंधी को पत्र लिखकर क्या करोगे? इतने दिन साथ दिया, मुझे ये टेढ़े मेढ़े खिलौने बनाने आ गए। मैं तो वैसे ही तुम्हारी ऋणी हो गई। कुछ उत्तर नहीं दिया तापस ने। मैं चला जाऊंगा तो प्रैक्टिस मत बंद करना। चाचा जी को सब समझा दिया है मैंने। जरूरत का सामान तुम तक आता रहेगा। हो सकता है ये कोशिश कुछ रंग ले आए। तापस चला गया था। छवि प्रैक्टिस कर रही थी। बीच बीच में तापस के पत्र आते रहते थे। छवि को प्रोत्साहित करते, संबल देते। न जाने क्यों आज के पत्र ने छवि को बेचैन कर दिया। बहुत देर तक वो वैसे ही आंसुओं में डूबी बैठी रही। फिर उठी, ब्रेल पेपर निकाला और उकेरने लगी। आने वाली दिवाली के लिए गणपति, लक्ष्मी और ढेर सारे दीपक अपने हाथों से गढ़ रही हूं। तुम चाहो तो इन्हें सपनों की रोशनी देने आ जाना। और उस दिवाली को छवि की अमावस बनी जिंदगी पूनम बन गई। लेखिका मीनाक्षी दीक्षित, रिकॉर्डिस्ट RSVI। पृष्ठ 11। कविता दहेज।
क्यों हाथों की मेहंदी जीवन में 4 चांद लगवाती है? क्यों बिंदिया कुमकुम रोली अपनी सुंदरता दिखलाती है? क्यों हाथों की हल्दी से पहले मांगों की भरपाई है? तुमको कोई फर्क नहीं है उसके मरने और जीने में? पिता पति दोनों दोषी हैं देने में और लेने में। नेहा D.Ed SEVI फर्स्ट सेमेस्टर बैच 2019-2021 RSVI। पृष्ठ 12। इन गलियों में न आना ए चांद। मासूमों की बस्ती देखो तो कितनी सस्ती, इन गलियों में न आना ए चांद, कभी तू डेरा डालने। चूँकि ये गलियां हैं कुछ जिंदा लाशों की मिसालें, टाट के पर्दों से झांकती असहाय भोली आंखें, लाखों झूठ सपने बुनती ख्वाहिशें, एक वक्त की 2 मोटी रोटी के लिए जूझते नन्हे बच्चों के कोमल हाथ, बिन बुलाए लाडले न खिलौने न पालने, टूटी दीवारों में अपनी अकिस्मत को छिपाती मजबूर बेटियां, मिट्टी के घरौंदे से दिल बहलाते बच्चे, दिल के कितने सच्चे, दूध की कमी से बिलखते नौनिहाल, टूटे खटोले, बोरी के बिछौने, अनिद्रा से ग्रसित सब बेहाल, गंदे नालों के किनारों की ये गलियां, लाखों बीमारियों से भरी जिंदगी कितनी है बेहाल। लगती है अक्सर मेरे दिल को सालने कि इन गलियों में न आना ए चांद, कभी डेरा डालने, कि शर्म से हो जाए न तू तार तार, न आना न आना न आना ए चांद, इन गलियों में न आना, कभी तू डेरा डालने, कभी तू फेरा डालने। MJF लायन सुमिता कामठान, लायंस क्लब लखनऊ, इंटेलिजेंसिया। पृष्ठ 13। क्या सोचते हैं आप विज्ञान के बारे में? जी हाँ, मैं अनन्या मिश्रा आज सबसे ज्यादा उपयोगी सार्वभौमिक प्रयोग सिद्ध विषय विज्ञान के बारे में बात कर रही हूँ। मैं अपना दृष्टिकोण बताती हूँ। विज्ञान कहीं अन्य से नहीं अपितु हमारे जीवन का ही प्रामाणिक सिद्धांत है। विश्वास नहीं हुआ तो चलिए समीक्षा करते हैं। एक्साइटेड स्टेट ऑफ ई डिग्री, इलेक्ट्रॉनों की उत्तेजित अवस्था और किसी व्यक्ति के गुस्से की स्थिति क्या एक सी नहीं होती है? इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से अपना ऑर्बिट छोड़ देता है और व्यक्ति गुस्से की स्थिति में अपना धैर्य छोड़ देता है। न्यूटन्स फेमस लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। जी हाँ, वही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जिसमें वस्तु पर बल लगाने पर वो वस्तु उसी बल के बराबर बल विपरीत दिशा में लगाती है। ठीक उसी प्रकार हम कार्य करने पर जितना परिश्रम लगाते हैं हमको उतना ही उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त होता है। चलिए कुछ और समीक्षा करते हैं। जिस प्रकार इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट पूरा करने के लिए संघर्ष करता है, कई तरह के फोर्स लगाता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए संघर्ष करता है और एड़ी चोटी का जोर लगाता है। ये बात और है कि न सारे इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्बिट कंप्लीट होता है और न ही सारे मनुष्यों का लक्ष्य। जिस प्रकार इलेक्ट्रॉन तेज गति की अवस्था में ड्यूअल नेचर रिप्रेजेंट करता है, ठीक उसी प्रकार यदि मनुष्य अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेटेड या पैशनेट होता है तो उसकी साधारण प्रतिभा भी असाधारण बन जाती है। क्या आपको लॉ ऑफ इनर्शिया याद है? जी हाँ, न्यूटन जी का दिया हुआ ही नहीं बल्कि सिद्ध किया हुआ जड़त्व का नियम, जिसमें किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन के लिए विशेष बल की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार किसी मनुष्य को अपनी स्थिति मुख्यतः आर्थिक स्थिति या मानसिक या शैक्षिक स्थिति में निम्नता से उच्चता प्राप्त करने के लिए विशेष परिश्रम की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार एक आइडियल गैस अर्थात ऐसी गैस जिसका ताप, दाब, आयतन तीनों बराबर हो, ऐसी आदर्श गैस विज्ञान में कल्पना मात्र है। ठीक उसी प्रकार एक ऐसा आइडियल पर्सन जो कि हर कार्य में निपुण हो, कल्पना मात्र है, किंतु कुछ कार्यों में अवश्य निपुण हो सकता है। चलिए टॉपिक थोड़ा सा बदलते हैं, फिर रिजल्ट देखते हैं। मेरे फेवरेट टॉपिक के बारे में समीक्षा करते हैं। जी हाँ, केमिस्ट्री के मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम के बारे में तो आपने अवश्य सुना होगा। इसके लिए आपको विज्ञान ही पढ़ना आवश्यक नहीं है। चलिए मैं बताती हूँ कैसे। आपने अवश्य पढ़ा या सुना होगा कि जीवन में सफलता या उन्नति प्राप्त करने के लिए सकारात्मक विचार आवश्यक है, और यदि किसी कार्य हेतु कोई आपको प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है, तो बस आपने समझ लिया है केमिस्ट्री मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम को।
कैटालिसिस को जब हम किसी रासायनिक क्रिया का गति या क्रिया की दर बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें पॉजिटिव कैटालिसिस डालते हैं, ठीक सकारात्मक विचार की तरह। तो अब समझ में आया कि आप विज्ञान के विद्यार्थी ना होकर भी प्रतिदिन विज्ञान पढ़ते हैं। वैसे ये मेरा व्यू है, पर प्रश्न अभी भी वही है। तो अब क्या सोचते हैं आप? जी हाँ, विज्ञान के बारे में। अनन्या मिश्रा, D.Ed. SEVI, तृतीय सेमेस्टर, बैच 2018-2020, RSVI। पृष्ठ 14। एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक रहे हैं एक रहेंगे, जग को यह दिखला देंगे। आओ हम सब मिलजुल कर भारत को श्रेष्ठ बना देंगे। एक रहे हैं एक रहेंगे, जग को यह दिखला देंगे। आओ हम सब मिलजुल कर भारत को श्रेष्ठ बना देंगे। यहाँ सभी धर्मों के जन रहते भाई भाई बनकर, यहाँ सभी धर्मों के जन रहते भाई भाई बनकर। अलग अलग मौसम हैं आते पंख फैलाए यौवन के। लोकतंत्र में मत है अपना, जग को यह दिखला देंगे। आओ हम सब मिलजुल कर भारत को श्रेष्ठ बना देंगे। एक रहे हैं एक रहेंगे, जग को यह दिखला देंगे। आओ हम सब मिलजुल कर भारत को श्रेष्ठ बना देंगे। कोस कोस पर बोली बदले, कोस कोस पर भाषाएं। कोस कोस पर बोली बदले, कोस कोस पर भाषाएं। युगों युगों की कथा सुनाती, कल कल बहती सरिताएं। शस्य श्यामला भूमि है अपनी, इसमें सोना उपजा देंगे। आओ हम सब मिलजुल कर भारत को श्रेष्ठ बना देंगे। ऋषि मुनियों के जन्मों ने इस भूमि को पुण्य बनाया है। ऋषि मुनियों के जन्मों ने इस भूमि को पुण्य बनाया है। रणवीरों ने बलि देकर इसको अजेय बनाया है। रणवीरों ने बलि देकर इसको अजेय बनाया है। मन स्वभाव विनोद है अपना, मन स्वभाव विनोद है अपना। जग को यह समझा देंगे। आओ हम सब मिलजुल कर भारत को श्रेष्ठ बना देंगे। एक रहे हैं एक रहेंगे, जग को यह दिखला देंगे। आओ हम सब मिलजुल कर भारत को श्रेष्ठ बना देंगे। आओ मिलजुल कर हम सब भारत को श्रेष्ठ बना देंगे। आओ हम सब मिलजुल कर भारत को श्रेष्ठ बना देंगे। धन्यवाद। विनोद कुमार श्रीवास्तव, संकल्पमय, RSVI। पृष्ठ 15। मासिक धर्म और दृष्टि दिव्यांगता एक विषम चुनौती। आधुनिक युग में औरतें हर क्षेत्र में पुरुषों को कड़ी टक्कर दे रही हैं। उन्होंने खुद को गाड़ी का वह पहिया साबित किया है जिसके बिना न तो परिवार चल सकता है और न ही समाज का विकास हो सकता है। वर्तमान समय में एवं प्राचीन काल से ही किशोरियों को अपने जीवन में एक प्राकृतिक चुनौती का सामना करना पड़ा है, जिसका नाम है माहवारी या मासिक धर्म। किशोरियों के प्रति यह एक ऐसी श्राप युक्त चुनौती है जिसके प्रति हमारा सभ्य समाज बात तक करना पसंद नहीं करता। किशोरियों की इस जटिल चुनौती का सबसे अधिक दुष्परिणाम दृष्टि दिव्यांग एवं ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली किशोरियों में देखा गया है। मासिक धर्म के दौरान ग्रामीण किशोरियां स्कूल जाने से भी परहेज करती हैं। ग्रामीण क्षेत्र की किशोरियां अभी भी सैनिटरी पैड के प्रति ज्यादा संजीदा नहीं हैं। उसकी उपलब्धता भी आसान नहीं है। यही वजह है कि अभी भी गांव में रहने वाली किशोरियां कपड़े का इस्तेमाल कर रही हैं।
गांव अभी तो कई छोटे शहरों में आज भी मासिक धर्म के दौरान किशोरी कपड़े का इस्तेमाल करती है, जिसे धोकर और सुखाने के चक्कर में खुली हवा और धूप तक नहीं लगने देती हैं। साथ ही बार बार इसी का इस्तेमाल करती रहती हैं, जो कि गंभीर इन्फेक्शन को न्योता देता है। किशोरियों की इस जटिल चुनौती के प्रभाव को कम करने के लिए सर्वप्रथम समाज में इस चुनौती के प्रति लोगों को अपनी मानसिकता बदलनी होगी। ये जटिल समस्या दृष्टि दिव्यांग किशोरियों के लिए और अधिक चुनौतीपूर्ण बन जाती है, क्योंकि देखने के अभाव में यह उनके लिए और अधिक घातक बन जाती है। किशोरावस्था एवं मासिक धर्म के सुखाक्षी चरण में यदि इस समस्या पर दृष्टि दिव्यांग किशोरी के साथ सभी तथ्यों पर चर्चा कर ली जाए तो कुछ हद तक समस्या का समाधान किया जा सकता है। परंतु वर्तमान समय में किशोरियां इस तथ्य पर अपने परिजनों एवं सहपाठियों के साथ बात करने में शर्मिंदगी महसूस करती हैं, जिससे दृष्टि दिव्यांग किशोरियों को उचित जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती और वह गलत अवधारणाओं के साथ इस चुनौती का सामना करती हैं एवं धीरे धीरे मानसिक तनाव से ग्रसित हो जाती हैं। स्वच्छ एवं स्वस्थ भारत का अनुसरण करते हुए और दृष्टि दिव्यांग किशोरियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए हमें सर्वप्रथम युवा पीढ़ी की किशोरियों को इस प्राकृतिक चुनौती के सभी तथ्यों से अवगत कराना होगा, और यह तभी संभव है जब प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में इस चुनौती को शामिल कर लिया जाए, जिससे मासिक धर्म के पूर्व ही इससे संबंधित सभी तथ्यों की जानकारी दृष्टि दिव्यांग छात्राओं को प्राप्त हो सके और वह इस चुनौती के प्रति पहले से ही सचेत रहें। आकाश वर्मा, D.Ed. SCBI तृतीय सेमेस्टर, बैच 2018 से 2020, T.S. मिश्रा ट्रेनिंग सेंटर, लखनऊ। पृष्ठ 16। कविता हाँ मैं स्त्री हूँ। मैं ही सृजन विनाश भी मैं हूँ, मैं ही ममता मई लक्ष्मी और क्रोध की पराकाष्ठा काली भी मैं हूँ। हाँ मैं स्त्री हूँ, मैं चंद्र के समान शीतल सूर्य का ताप भी मैं हूँ, बर्फ की शीतलता मैं और अग्निकुंड की ज्वाला भी मैं हूँ। मैं हवाओं की भांति तीव्र, नदी की भांति शांत भी मैं हूँ। मैं प्राण वायु की तरह जीवदायिनी और आंधी की तरह विनाशकारी भी मैं हूँ। मैं सफेद रंग की सौम्यता, लाल रंग की आक्रामकता हूँ। मैं सरस्वती के रूप में ज्ञान और निशा के रूप में अज्ञानता का प्रतीक भी मैं हूँ। अयोध्या की सीता मैं, झांसी की रानी भी मैं हूँ। सृजनकर्ता शक्ति मैं और विध्वंसक महाकाली भी मैं हूँ। हाँ मैं स्त्री हूँ। अनन्या मिश्रा, D.Ed. SCBI तृतीय सेमेस्टर, बैच 2018 से 2020, RSBI। पृष्ठ 17। खेल जगत, पैरा स्पोर्ट्स। खेल कौन नहीं खेलना चाहता है। खेल जब हम अपना करियर बना लेते हैं तो फिर हमारा सर्वोच्च लक्ष्य होता है ओलंपिक खेलों में अपने देश का नेतृत्व करना। लेकिन जब खेल दिव्यांगता के संग खेला जाता है तो वो पैरा खेल कहलाने लगता है। अगर कोई पैरा खिलाड़ी खेल को ही अपना करियर बना लेता है तो उसका सपना होता है कि तिरंगे के तले अपने देश का नेतृत्व पैरालंपिक्स खेलों में करे। इसी गौरव के लिए वो पूरी जद्दोजहद करते रहते हैं तथा जी तोड़ मेहनत एक सिस्टमेटिक ट्रेनिंग के तहत करते हैं। पैरा स्पोर्ट्स के भी प्रत्येक स्तर पर प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। इन्हीं प्रतियोगिताओं के माध्यम से अगले स्तर के लिए टीम का चयन किया जाता है। आज विश्व स्तर पर पैरा खिलाड़ियों को सम्मान मिलने लगा है और अति विशेष अवसरों पर उन्हें भी शरीक होने का मौका दिया जाता है। 2020 में पैरालंपिक्स टोक्यो जापान में होने हैं और सभी राष्ट्र उसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। एक सरसरी नजर अगर हम भारतीय पैरा स्पोर्ट्स पर डालें तो हम बड़े अच्छे स्थान पर हैं। फिर वो पैरा एथलीट दीपा मलिक, देवेंद्र झाझरिया, थंगा वैल्यू, अंकुर धामा हो या टीम गेम में ब्लाइंड क्रिकेट जिसमें कि भारतीय टीम विश्व चैंपियन है। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित मनोज सरकार जो कि उत्तराखंड के ही रहने वाले हैं, पैरा बैडमिंटन में वर्ल्ड नंबर 1 है। व्हीलचेयर क्रिकेट हो, व्हीलचेयर बास्केटबॉल हो या फिर पैरा शूटिंग हो, सभी खेलों को अब खिलाड़ी करियर के रूप में चुन रहे हैं। ब्लाइंड फुटबॉल जो कि पैरालंपिक स्पोर्ट है,
इस समय भारत में बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। वर्तमान समय में भारतीय ब्लाइंड फुटबॉल टीम विश्व में 30वें स्थान पर है। पृष्ठ 18। आज कुल 64 राष्ट्रों की टीम ब्लाइंड फुटबॉल खेल रही है। हाल ही में हुए कुछ दिव्यांग खेल जिन पर हम अब नजर डालेंगे। थाईलैंड पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल बैंकॉक में 16 से 22 सितंबर 2019 तक आयोजित की गई। भारत के खिलाड़ियों का अच्छा प्रदर्शन रहा। मनोज सरकार ने इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। भारत नेपाल दिव्यांग क्रिकेट श्रृंखला, इसमें T20 के 3 मैच खेले गए। 22 से 24 सितंबर तक काठमांडू में आयोजित की गई। भारत ने यदवेंद्र सिंह खैरा की कप्तानी में 3-0 से जीत दर्ज की। इप्सा एशियाई ब्लाइंड फुटबॉल चैंपियनशिप जो कि 28 सितंबर से 7 अक्टूबर तक थाईलैंड के शहर पट्टाया में आयोजित हुई। इसमें कुल 8 टीमों ने चीन, ईरान, जापान, थाईलैंड, भारत, मलेशिया, कोरिया और ओमान ने भाग लिया। भारत ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए 5वां स्थान हासिल किया। इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019, इसका आयोजन 23 और 24 सितंबर को बेंगलोर में किया गया। तो पैरा स्पोर्ट्स आज बहुत अच्छे मुकाम पर है और बड़ी तेजी के साथ हिंदुस्तान में भी बढ़ता ही चला जा रहा है। धन्यवाद। नरेश सिंह नयाल, खेल प्रशिक्षक, राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान देहरादून, सहायक कोच, गोल गाइड, इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल टीम। पृष्ठ 19। त्योहारों में न करें अपनी सेहत को नजरअंदाज। दीपावली विशेष। हम सब बेसब्री से त्योहारों का इंतजार करते हैं। त्योहार जहां एक ओर परिवार के साथ समय बिताने का मौका देते हैं, तो वहीं दूसरी ओर तरह तरह के लजीज पकवान भी घर में बनते हैं। और जाहिर है पूरे साल अपनी सेहत पर की गई मेहनत पर ये त्योहार पानी भी फेर देते हैं। नतीजा शरीर में कुछ किलो बढ़ भी जाते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि त्योहारों का आनंद लेते हुए कैसे फिट रहा जा सकता है। भारत में त्योहार लोगों के जीवन का अभिन्न हिस्सा है। कोई कितना भी अनुशासित जीवन जीता हो, त्योहारों को तो देखकर थोड़ा बहुत दिल सबका मचल ही जाता है। फिर भी खाने का स्वाद लेते हुए फिट रहने की कोशिश की जा सकती है। एक बार में थोड़ा थोड़ा खाना, थाली में एक बार में थोड़ा ही खाना लेना, कम फैट का प्रयोग और रात के खाने को सादा रखने जैसे कुछ उपायों से खान पान में अतिरेक से बचा जा सकता है। अब सवाल है क्या खाएं? संतुलित भोजन में 7 तत्व प्रमुख हैं। वो है प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, फाइबर, मिनरल्स और पानी। त्योहार हो या आम दिन का खाना पकाते वक्त कोशिश करें कि आपका भोजन इन 7 तत्वों से भरपूर हो। सेहत के लिए शुद्ध घी, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल का प्रयोग किया जा सकता है। कैसे फिट रहें? घर परिवार के संग त्योहार मनाने में वजन बढ़ना आम बात है, पर ऐसे में भी आप फिट रह सकते हैं कुछ व्यायाम करके। लेकिन अगर आप त्योहार में व्यस्त हैं और व्यायाम के लिए भी वक्त नहीं निकाल पा रहे हैं, तो शॉपिंग टाइम को ही वर्कआउट में बदलकर कुछ कैलोरी बर्न कर सकती हैं। स्नैक्स के वक्त ऐसे स्नैक्स लें जिनमें फाइबर और प्रोटीन अधिक हो। अपने दिन की शुरुआत हमेशा सलाद और सूप से करें। पानी, सब्जियां या फल मस्तिष्क को पेट भरे होने का एहसास दिलाते हैं। मीठे व्यंजनों के बीच पानी पीते रहने से शरीर में नमी बनी रहेगी और तरल का स्तर संतुलित रहेगा। इसके लिए लो कैलोरी वाले पेय पदार्थ जैसे पानी या टमाटर का जूस ले सकते हैं। शरीर का ऊर्जा स्तर बनाए रखने के लिए थोड़ा थोड़ा खाएं। छोटे मील्स से कैलोरी तो कम ही मिलती है, लेकिन मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, जिससे शरीर स्वयं अतिरिक्त कैलोरी खर्च कर लेता है। साथ ही जो भी खाएं उसमें ये ध्यान रखें कि आप क्या और कितना खा रहे हैं। संकलनकर्ता सताक्षी गुप्ता, डेजी इंचार्ज RSVI। पृष्ठ 20। शेफ की रसोई से। धीरे धीरे गर्मी भरे मौसम का खात्मा
और सुरसरी सी ठंड की शुरुआत के साथ ही हमारे दीपों के त्योहार की शुरुआत होनी प्रारंभ हो जाती है। दिवाली के त्योहार की तैयारियां शुरू करने के साथ ही साथ हमें अपने रिश्तों में और मिठास भरने का वक्त आ जाता है। हम लोग हर बार यही सोचते हैं कि आए हुए मेहमानों का स्वागत कुछ नई मिठास के साथ किया जाए, ताकि उनके मुंह में पानी और चेहरे पर खुशी की झलक सी आ जाए। तो जब रिश्तों में मिठास भरने का वक्त आ ही गया है, तो देरी किस बात की, आइए बनाते हैं अपनों के लिए कुछ खास चंद्रकला गुजिया रेसिपी। चंद्रकला गुजिया जितनी देखने में सुंदर लगती है, उतनी ही ये स्वादिष्ट भी होती है। इनको बनाना जितना मुश्किल समझा जाता है, उतना मुश्किल होता नहीं। अगर आप थोड़ा ध्यान देकर और सावधानी से बनाएं, तो इन्हें बहुत ही आसानी से घर पर बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे चंद्रकला गुजिया घर पर आसानी से बनाई जा सकती है। उसके लिए हम कुछ आवश्यक सामग्री के बारे में बातें कर लेते हैं। आवश्यक सामग्री इस प्रकार है। नंबर 1, मैदा 2 कप। नंबर 2, घी 1/4 कप गुनगुना मोयन के लिए। नंबर 3, खरबूजे के बीज 1.5 टेबल स्पून। नंबर 4, 20 काजू। नंबर 5, 20 बादाम। नंबर 6, 25 पिस्ता। नंबर 7, मावा 150 ग्राम। नंबर 8, चीनी 2 कप चाशनी के लिए। नंबर 9, किशमिश 2 टेबल स्पून। नंबर 10, बूरा 1/4 कप। नंबर 11, छोटी इलायची पाउडर 5 से 7 इलायची का। नंबर 12, केसर 7 से 8 धागे। नंबर 13, गुजिया तलने के लिए घी या तेल। बनाने की विधि। चंद्रकला गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा गूंथकर तैयार करते हैं। मैदे में हम 1/4 कप घी डालकर अच्छी तरह से मिलाएंगे। अब गुनगुने पानी की सहायता से पूरी के जैसा सख्त आटा गूंथकर तैयार करेंगे। आधे घंटे तक आटा ढककर सेट होने के लिए रख देंगे। जब तक आटा सेट होता है, तब तक हम स्टफिंग बना के तैयार कर लेंगे। मावा को कद्दूकश कर लीजिए और पैन को गर्म कीजिए। फिर उसमें थोड़ा सा घी डालिए और मावा को हल्की आंच पर ब्राउन होने तक भून लीजिए। सारे मेवे को काट कर तैयार कर लीजिए। फिर मावा में कटे हुए मेवे, इलायची पाउडर और पिसी हुई चीनी यानी बुरादा मिला लीजिए। अब स्टफिंग तैयार हो चुकी है। अब छोटी छोटी पूरी बना के तैयार कर लें। अब एक पूरी को चकले पर रखकर उस पर बीच में स्टफिंग रखेंगे और उस पूरी के किनारे पर पानी लगाएंगे। इसके बाद उस पूरी पर दूसरी पूरी रखकर दोनों पूरी के किनारे अच्छे से चिपका देंगे। फिर किनारों को गोड यानी कि ऊपर की तरफ हल्का सा किनारा मोड़ें, फिर पिंच करें और फिर फोल्ड कर तैयार करेंगे। इसी तरह से सारी गुजिया तैयार कर लें। गुजिया तलने के लिए तेल मीडियम गर्म होना चाहिए। गुजिया तलने के बाद इन्हें ठंडी हो जाने के बाद इनको चाशनी में डुबो के निकाल लीजिए। पृष्ठ 21। फ्रूट लड्डू। आइए जानते हैं फ्रूट लड्डू कैसे बनाते हैं। इसके लिए आवश्यक सामग्री है 1 कप ड्राई फ्रूट्स, 1 पाव खोया, आधा कप चीनी। अब आइए बनाने की विधि जान लेते हैं। खोए को कस लीजिए। एक कढ़ाई में घी डालकर खोए को गुलाबी होने तक भून लीजिए। इसमें ड्राई फ्रूट्स डालकर अच्छी तरह मिला लीजिए। पिसी चीनी डालकर मिक्स कर लीजिए। थोड़ा ठंडा होने पर इस मिश्रण के छोटे छोटे लड्डू बना लीजिए। इन्हें एक सुंदर सी सर्विंग डिश में सजाकर परोसिए। पृष्ठ 22। आइए जानते हैं काजू मसाला कैसे बनाते हैं। इसके लिए आवश्यक सामग्री है 1 कप मैदा, 1 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर,
1 छोटी चम्मच अजवाइन, नमक स्वादानुसार, 1/4 कप ऑयल मोयन के लिए और ऑयल तलने के लिए। बनाने की विधि जान लेते हैं। मैदे में नमक, आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर को मिला लीजिए। इसके बाद में मैदे में ऑयल डालकर अच्छी तरह से मिला लीजिए। अब हल्के गुनगुने पानी से सख्त आटा तैयार कर लीजिए। अब मसाला तैयार करने के लिए आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, नमक, चाट मसाला, भुना जीरा, अमचूर पाउडर, ये सब आपको आपके स्वादानुसार लेना है। मिक्स कर लीजिए। आटे की पूरी आधा इंच मोटाई की बना लीजिए और फिर उसे काजू के शेप में काट लीजिए। मीडियम फ्लेम पर तल लीजिए। कढ़ाई से काजू निकालने के तुरंत बाद ही इन पर मसाला बुरक दीजिए और मिक्स कर दीजिए। मसाला काजू तैयार है। उम्मीद है दिवाली की ये रेसिपी आप सब लोग को खूब पसंद आएंगी। शशि वर्मा, ई टेक्स्ट इंचार्ज, RSBI। पृष्ठ 23। ये भी हैं दृष्टि संस्थान, करवी, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश। दृष्टि दिव्यांग विद्यार्थियों के शैक्षणिक उन्नयन एवं सामाजिक दायित्वों के निर्वहन हेतु वर्ष 1994 में स्थान करवी चित्रकूट में श्रीमान शंकरलाल गुप्ता जी द्वारा दृष्टि नामक संस्था की स्थापना की गई। विशेषकर दृष्टिबाधित महिलाओं एवं प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाली बालिकाओं हेतु शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक सफलता लाने के प्रयास हेतु इस संस्था को प्रारंभ किया गया। वर्ष 1994 से संचालित दृष्टि नामक संस्था ने अब तक कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं तथा वर्ष से अर्श तक की यात्रा को बड़ी ही लगन और मेहनत के साथ पूर्ण किया है। आज इस विद्यालय में 80 दृष्टिबाधित बालिकाओं को समस्त प्रकार की निःशुल्क आवासीय सुविधाओं के साथ साथ इंटर तक की शिक्षा की व्यवस्था एवं पुस्तकें, ड्रेस, खान पान निःशुल्क दिया जाता है। इसके अतिरिक्त दृष्टिबाधितों के जीवन उपयोगी प्रशिक्षण जैसे कंप्यूटर, ब्रेल, मोबिलिटी, व्यावसायिक, संगीत एवं होम मैनेजमेंट के कोर्स भी चलाए जा रहे हैं। अब तक इस संस्था ने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जिसको देखते हुए वर्ष 2005 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने चित्रकूट आगमन के समय दृष्टि संस्थान में जाकर छात्राओं से भेंट की एवं संस्था के संस्थापक श्री शंकरलाल गुप्ता जी की सराहना की। संस्था को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार प्रदान किए जा चुके हैं, जिनमें गहोई गौरव सम्मान सन 2008 में, सन 2011 में विकलांग जन स्वाभिमान सम्मान, सन 2012 में बुंदेलखंड विकास परिषद सम्मान, सन 2014 में श्री साई सम्मान तथा 8 मई सन 2016 में विकलांग अलंकरण सम्मान प्रदान किया गया। संस्था को अब तक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2 बार राज्य स्तरीय सर्वश्रेष्ठ संस्था का पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये संस्था आज पूर्ण तत्परता, सेवा भाव एवं कर्मनिष्ठा से दृष्टि दिव्यांग बालिकाओं के संवर्धन, उन्नयन और शैक्षणिक विकास में कार्यरत है। संस्था के संस्थापक श्री शंकरलाल गुप्ता जी के अथक प्रयासों का ही परिणाम है कि आज ये संस्था राज्य स्तर पर पहचान रखती है एवं बालिकाओं के लिए शैक्षणिक व्यवस्था देने वाली उत्तर प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ संस्था कही जाती है। पृष्ठ 24। चांद पर हिंदुस्तान, मिशन चंद्रयान 2। आइए जानते हैं चंद्रयान द्वितीय का आदि से अंत तक का सफर कितना रहा रोचक और कितना निराशाजनक। अंतरिक्ष की दुनिया में भारत की दिवाली मनाने का अवसर आ गया है, क्योंकि भारत के कदम बस चांद पर पहुंचने ही वाले हैं। कुछ समय पश्चात ही चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान द्वितीय पहुंचेगा। इस क्षण के लिए भारतवासियों की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं, जब चांद भारत की मुट्ठी में होगा। चंद्रयान द्वितीय भारत का दूसरा चंद्र अन्वेषण अभियान है, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने विकसित किया है। इससे पहले चंद्रयान प्रथम भारत का पहला चंद्र अन्वेषण अभियान था। इसरो द्वारा चंद्रयान द्वितीय को भारतीय समयानुसार 15 जुलाई 2019 की तड़के सुबह
2:51 में प्रक्षेपण करने की योजना थी, जिसको कुछ तकनीकी खराबी की वजह से रद्द कर दिया गया था। इसलिए भारत ने चंद्रयान द्वितीय को 22 जुलाई 2019 को श्री हरिकोटा रेंज से भारतीय समयानुसार 2:43 अपराह्न सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। इस अभियान को GSLV संस्करण तृतीय प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया। इस अभियान में एक चंद्र कक्षयान, एक रोवर एवं एक लैंडर शामिल है। और हाँ, गर्व की बात यह है कि यह पेलोड भारत में ही निर्मित किए गए हैं, यानी स्वदेशी हैं। भारत ने इसके लिए विदेशी मदद और सहयोग लेने से मना कर दिया है। चंद्रयान द्वितीय के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के कारण हमारे देश का भी एक नया इतिहास लिखा जाएगा, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश भारत होगा। इसमें लैंडर और रोवर चंद्रमा पर लगभग 70 डिग्री दक्षिण के अक्षांश पर स्थित 2 क्रेटरों मजलिस सी और सिम्पेलियस एन के बीच एक मैदान पर उतरने का प्रयास करेंगे। पहिएदार रोवर चंद्रमा की सतह पर चलेगा और वहां मौजूद रासायनिक चीजों का विश्लेषण करेगा और मिट्टी और चट्टान के नमूनों को एकत्र करेगा। आंकड़ों को कक्षयान के माध्यम से पृथ्वी पर भेजा जाएगा। चंद्रयान प्रथम मानव रहित यान था, जो कि 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रमा पर भेजा गया और 30 अगस्त 2009 तक सक्रिय रहा। इसमें भारत चांद पर झंडा लगाने वाला चौथा देश रहा। ऑर्बिटर 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर चंद्रमा की परिक्रमा करेगा। ऑर्बिटर उच्च रेजोल्यूशन कैमरा लैंडर के ऑर्बिटर से अलग होने से पूर्व लैंडिंग साइट के उच्च रेजोल्यूशन तस्वीर देगा। ऑर्बिटर का मिशन जीवन 1 वर्ष है और इसे 100x100 किलोमीटर लंबी चंद्र ध्रुवीय कक्षा में रखा जाएगा। चंद्रयान द्वितीय के लैंडर का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम ए साराभाई के नाम पर रखा गया है। यह एक चंद्र दिन के लिए कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो लगभग 14 पृथ्वी दिनों के बराबर है। आइए चलते हैं अब चंद्रयान द्वितीय की वास्तविकता की तरफ। अपेक्षाएं तो बहुत थीं। सब कुछ वक्त के अनुसार ठीक से हो रहा था। ऑर्बिटर से लैंडर के अलग होने के बाद भी यह ठीक काम कर रहा था। हालांकि चंद्रमा पर लैंड करने से 2.1 किलोमीटर पहले ही लैंडर से संपर्क टूट गया। नासा ने बयान में कहा है कि लैंडर के सटीक लैंडिंग की जगह के बारे में अभी भी पता लगाया जाना बाकी है और अक्टूबर में अनुकूल रोशनी में कई तस्वीरें ली जाएंगी। अगर लैंडर विक्रम 2 बड़े गड्ढों में चिन्हित जगह पर उतरता तो रोवर चंद्रमा की सतह पर जाता और वहां मिट्टी के नमूने इकट्ठा करता। इसका मकसद दक्षिणी ध्रुव पर पानी और खनिज की मौजूदगी का पता लगाना था। अगर यह मिशन सफल होता तो भारत सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला दुनिया का चौथा देश और दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन जाता। शशि वर्मा, ई टेक्स्ट इंचार्ज, RSBI। पृष्ठ 25। तकनीकी और आत्मनिर्भरता कितना। मैं कविता कुशवाहा आज आपको एक आधुनिक तकनीक के बारे में बताने जा रही हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, दृष्टिबाधित जनों के लिए नई मुद्राओं को पहचानने में बहुत समस्या होती है। इसके लिए उन्हें किसी दृष्टिवान व्यक्ति की आवश्यकता होती है। किंतु यदि कोई दृष्टिबाधित व्यक्ति अकेले सफर करता है तो उसके लिए मुद्राओं को पहचानना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। RBI ने इन मुद्राओं को पहचानने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है कितना। ये ऐप बहुत ही अच्छा है और मजे की बात ये है कि ये निशुल्क भी है। इस ऐप को आप अपने स्मार्टफोन में चला सकते हैं और ये हर समय आपकी सहायता कर सकता है। इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए आप अपने स्मार्टफोन के प्ले स्टोर में जाकर ऐप का नाम कितना टाइप करके
सर्च बटन पर क्लिक करने के बाद ऐप पर क्लिक करके उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल होने पर आपको कुछ नोटिफिकेशंस को अलाउ करना होगा और यह ऐप काम करने लगेगा। इस ऐप में आपको कोई सेटिंग करने की आवश्यकता नहीं है। यह ऐप ऑफलाइन भी काम करता है और इसे चलाने के लिए किसी नेट या वाईफाई की आवश्यकता नहीं होती है। किसी भी नोट को पहचानने के लिए आपको नोट को कैमरे के सामने रखना होगा और ये 2 से 3 सेकंड में नोट को पहचान लेगा और बोलकर बताएगा कि ये कितने का नोट है। आशा करते हैं कि यह नई तकनीक दृष्टिबाधित जनों के लिए मददगार साबित होगी। धन्यवाद। कविता कुशवाहा, लाइब्रेरियन, RSVI। पृष्ठ 26। दीपावली से जुड़े रोचक तथ्य। पौराणिक तथ्य। नंबर 1, कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन द्वारा धरती पर प्रकट हुई थी। नंबर 2, शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि से माता लक्ष्मी को मुक्त करवाया था। नंबर 3, रामायण के अनुसार इस दिन भगवान राम सीता जी और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष का वनवास पूर्ण कर अयोध्या वापस लौटे थे। नंबर 4, भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध कर 16,000 स्त्रियों को इसी दिन मुक्त करवाया था। नंबर 5, महाभारत के अनुसार पांडव 12 वर्ष का अज्ञातवास एवं वनवास समाप्त कर इसी दिन वापस हस्तिनापुर लौटे थे। नंबर 6, मान्यता है कि वामनावतार में भगवान विष्णु ने दैत्यराज बलि को वरदान दिया था कि प्रतिवर्ष कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से कार्तिक अमावस्या तक 3 दिन समस्त लोकों पर उसका राज रहेगा और पृथ्वीवासी इस दिन दीपोत्सव मनाएंगे एवं दीपदान करेंगे। नंबर 7, 4 वेदों के अध्येता सनातन धर्म के प्रचारक शंकराचार्य जी के निर्जीव शरीर को जब चिता पर रखा गया था तब सहसा उनके शरीर में इसी दिन प्राणों का संचार हुआ था। नंबर 8, बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध 17 वर्ष बाद इसी दिन अनुयायियों के साथ कपिलवस्तु लौटे थे और अपने प्रथम प्रवचन के दौरान अप्पो दीपो भव का उपदेश देकर दिवाली को नया आयाम दिया था। पृष्ठ 27। नंबर 9, जैन धर्म में ये दिन भगवान महावीर के निर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐतिहासिक तथ्य। नंबर 1, सम्राट अशोक ने इसी दिन दिग्विजय अभियान शुरू किया था। प्रजाजनों ने दीपमालाएं जलाकर उसका स्वागत किया था। नंबर 2, सम्राट विक्रमादित्य का राज्याभिषेक इसी दिन हुआ था। नंबर 3, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती का परलोक गमन दिवाली के दिन ही हुआ था। नंबर 4, 1619 में दीपावली के दिन ही सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह जी ग्वालियर के किले से आजाद होकर स्वर्ण मंदिर पहुँचे थे। नंबर 5, आईने अकबरी के अनुसार दीपावली बादशाह अकबर का सबसे प्रिय त्योहार था। इस दिन किले पर विशाल दीप प्रज्वलित किया जाता था। संकलनकर्ता सताक्षी गुप्ता, डेजी इंचार्ज RSVI। पृष्ठ 28। विधि विधान। सतर्क सुरक्षित रहें। गुड टच, बैड टच। बच्चे चाहे लड़का हो या लड़की मासूम होते हैं और सबके प्यारे होते हैं, लेकिन सबका प्यार उनके लिए सच्चा और अच्छा नहीं होता। बच्चे को गलत तरीके से टच करना यौन शोषण के अंतर्गत आता है, परंतु हम लोगों में से ज्यादातर लोग बच्चों को गुड टच और बैड टच की शिक्षा देना जरूरी नहीं समझते, क्योंकि हम खुद ही इसके प्रति जागरूक नहीं हैं। सम आई ओपनिंग फैक्ट्स। आंकड़े बताते हैं कि 18 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते 6 में से 1 लड़के और 4 में से 1 लड़की को इस शारीरिक व मानसिक शोषण से गुजरना पड़ता है। बच्चों का शारीरिक शोषण उनके मस्तिष्क और जीवन पर बुरा प्रभाव डालता है, जिसका परिणाम डिप्रेशन, पढ़ाई या अन्य कार्यों पर ध्यान केंद्रित न कर पाना, डर, मानसिक या शारीरिक अक्षमता, चिड़चिड़ापन, आत्महत्या की कोशिश या ऐसे विचारों का आना है।
हम अक्सर ऐसा सोचते हैं कि हमारे बच्चों को शारीरिक शोषण का खतरा सिर्फ ऐसे लोगों द्वारा हो सकता है जो बच्चों को घूरते हैं, उनके खेलने वाले पार्क के आसपास घूमते हैं या बच्चों का पीछा वैन से करते हैं, जबकि ऐसा हकीकत में अक्सर नहीं होता। बल्कि 93% बच्चों का शोषण उनके द्वारा होता है जो उनके जानने वाले या कई बार तो बहुत खास होते हैं। इसीलिए जब अपने बच्चों की अनजान व्यक्तियों से सुरक्षा की चिंता करें तो साथ ही जानने वालों से भी उन्हें सुरक्षित रखने की चिंता करें। हमने बहुत सारे कानूनी नियम तो बना रखे हैं कि अपने बच्चों या बच्चों के खेलने पढ़ने की जगहों यानी पार्क, स्कूल, डे केयर सेंटर, कोचिंग या ट्यूशन सेंटर आदि से इन दूषित मानसिकता या सेक्स कार्यकर्ताओं या अपराधियों को दूर रखेंगे। लेकिन फिर भी लगभग 75% बच्चों का शारीरिक शोषण ऐसी जगहों पर ही होता है जहां वो सबसे ज्यादा सुरक्षित माने जाते हैं। तकरीबन 65% शोषण केसेस में शोषण होते वक्त ऐसा कोई व्यक्ति उस जगह पर मौजूद होता है जो इसे रोक सकता था। हम अक्सर ऐसा सोचते हैं कि सेक्स से जुड़े अपराध सिर्फ रात को ही होते हैं, जबकि अधिकतर सेक्स संबंधी शोषण स्कूल खत्म होने के बाद 3 से 6 या गर्मियों के महीनों में होते हैं। ये वो समय होता है जब अधिकतर माँ बाप अपने अपने काम पर गए होते हैं या अधिकतर उस वक्त बच्चों के साथ नहीं होते हैं। इसीलिए बच्चों को घर में अकेले छोड़ते वक्त उनकी सुरक्षा का ध्यान अवश्य रखें। What is good touch and bad touch? Good touch अच्छा या सही स्पर्श, एक ऐसा स्पर्श जिसके लिए हम बेहिचक तैयार होते हैं, जो हमें बुरा नहीं लगता, जो हमें खुश करता है या हमारी अच्छी सेहत के लिए जरूरी होता है। बैड टच बुरा या गलत स्पर्श, एक ऐसा स्पर्श जो हमें भयभीत करता है या इससे हम असहज महसूस करते हैं। इसका सीधा मतलब होता है कि वो व्यक्ति हमें गलत ढंग से टच कर रहा है जो सही नहीं है। कोई भी ऐसा टच या व्यवहार जो बच्चे को असहज महसूस करने के लिए बाध्य कर दे, वो गलत स्पर्श या बैड टच है। प्रिवेंशन फ्रॉम चाइल्ड अब्यूज, बच्चों को यौन शोषण से सुरक्षित रखना। बच्चों को उनके शरीर पर अधिकार दीजिए। बच्चों को ये पता होना चाहिए कि उनका शरीर सिर्फ उनका है और शरीर के कुछ भाग उनके गुप्त या प्राइवेट होते हैं, यानी उन्हें दूसरों से छिपा कर रखना होता है। उन्हें ना कहने की शक्ति दें। बच्चों को इस बात की आज्ञा होनी चाहिए कि जब भी वे किसी के साथ असहज महसूस करें उसकी हरकतों की वजह से तो चिल्लाएं। उन्हें इसका भी अधिकार होना चाहिए कि जब उनके साथ कोई सही व्यवहार नहीं कर रहा है तो वे उनके प्रति कठोर हो सकते हैं। अनावश्यक स्पर्श की जरूरत नहीं। बच्चों को किसी अन्य व्यक्ति को जबरदस्ती गले लगाने, किस करने, गोद में बैठने या पैर छूने के लिए बाध्य न करें। ऐसा न करना कठोर होना नहीं है, ये केवल अनावश्यक स्पर्श से बचना है। बच्चे यदि किसी व्यक्ति को गले लगाने, किस करने या गुदगुदी आदि करने से मना करते हैं, असहज महसूस करते हैं या हिचकिचाते हैं, तो उनके इस निर्णय को समझें और आदर दें। जानकारी, प्रत्येक उस व्यक्ति का जिसके साथ आपको कुछ समय के लिए कभी कभी अपने बच्चों को अकेले छोड़ना पड़े, उनके बारे में पूरी जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें। चाहे वो बेबी सिटर हो, ट्यूशन या म्यूजिक टीचर, घर में काम करने वाले या बड़े बच्चे। ऐसा बिल्कुल न समझें कि यदि आप अपने बच्चों को औरतों के साथ छोड़ रहे हैं तो वे सुरक्षित हैं। तकरीबन 10% यौन अपराध स्त्री द्वारा ही किए जाते हैं। अंतः वस्त्र या अंडरगारमेंट नियम, प्रत्येक वो भाग जहां अंतः वस्त्र या अंडरगारमेंट पहना जाता है उसे किसी को भी छूने का अधिकार नहीं है। साथ ही आप स्वयं भी इसका ध्यान रखें कि कभी भी अपने बच्चों के कपड़े बदलते समय या उन्हें नहलाते समय कोई दूसरा वहां ना हो, क्योंकि आपके लिए तो वो सिर्फ बच्चा है, पर जरूरी नहीं अन्य व्यक्ति आपके बच्चे के लिए आप जैसी साफ नीयत ही रखता हो। निरीक्षण करें कि आपका बच्चा ऑनलाइन क्या करता है। आज के वर्तमान समय में इंटरनेट पर बहुत सारा ऐसा मटेरियल होता है जो आपके बच्चों के लिए सही नहीं है। इसीलिए बच्चों को उसके दुष्प्रभाव से सुरक्षित रखना जरूरी है।
सभी ऐसे उपकरण जिन पर इंटरनेट चलता हो ऐसी जगह रखें जहां सभी लोग होते हैं। रात को बेडरूम में कोई उपकरण ना हो। अपने उपकरणों में पासवर्ड डालकर रखें, चाहे आपका बच्चा 4 साल का हो या 14 साल का। सबसे आसान तरीका होता है उनसे लगातार खुलकर बात करें। हर विषय पर, हर परेशानी पर उनका विश्वास जीतें, ताकि यदि उन्हें कुछ गलत या असहज लगे तो वो तुरंत आपको आकर बताएं। अतः ध्यान रखें, बाद में अफसोस करने या पछताने से बेहतर है पूर्व से ही सतर्क, सुरक्षित और जागरूक रहें। अधिवक्ता श्रद्धा श्रीवास्तव, हाई कोर्ट, लखनऊ। पृष्ठ 29। मनोरंजन की दुनिया से हम आपके हैं कौन की सफलता के 25 वर्ष। आज हम आपके लिए भारतीय सिनेमा जगत की एक ऐसी फिल्म लेकर आए हैं जो जब रिलीज हुई थी तो लोगों को ये अंदाजा भी नहीं था कि वो इतनी बड़ी सुपर डुपर हिट पिक्चर साबित होगी। इनफैक्ट उस पिक्चर की स्क्रिप्ट सुनने के बाद कई सिनेमा घरों ने उसे अपने सिनेमा हॉल में रिलीज करने से भी इनकार कर दिया था। शुरुआती दौर में ये पिक्चर सिर्फ एक ही सिनेमा घर में रिलीज हुई थी, और जब ये रिलीज हुई और इसने इतना बड़ा धमाका किया कि सबको समझ में आ गया कि ये एक इतिहास रचने वाली है। और धीरे धीरे फिर ये कुल 50 सिनेमा घरों में एक ही शहर यानी मुंबई शहर में रिलीज की गई थी। आई गेस आप समझ ही गए होंगे कि हम किस फिल्म की बात कर रहे हैं। अगर नहीं समझे तो मैं बता दूं आपको, हम बात कर रहे हैं फिल्म हम आपके हैं कौन की, जिसका निर्माण निर्माता निर्देशक सूरज बड़जात्या ने सन 1994 में किया था। फिल्म में कुल 14 गाने थे और सभी गाने किसी जश्न से कम नहीं थे। पिछले दिनों यानी 5 अगस्त 2019 को इस पिक्चर ने अपने 25 साल पूरे कर लिए हैं, और इसी मौके पर आज हमने चूज किए हैं आपके लिए इस पिक्चर के कुछ बहुत बेहतरीन सीन्स। जानेंगे उन सीन्स के बारे में भी, लेकिन चलिए पहले एक नजर डालते हैं इस पिक्चर की स्टार कास्ट और क्रू मेंबर्स पर। फिल्म हम आपके हैं कौन। स्टार कास्ट: माधुरी दीक्षित निशा के रोल में, सलमान खान प्रेम के रोल में, मोनीश बहल भैया राजेश के रोल में, रेणुका शाहने भाभी पूजा के रोल में, अनुपम खेर तथा रीमा लागू माधुरी दीक्षित और रेणुका शाहने के माता पिता के रोल में, आलोक नाथ सलमान खान और मोनीश बहल के काका के रोल में, सतीश शाह डॉक्टर चाचा के रोल में, हिमानी शिवपुरी चाची जान के रोल में, लक्ष्मीकांत बेड़े लल्लू के रोल में, प्रिया अरुण चमेली के रोल में और टफी जो कि एक डॉग था। स्टोरी आइडिया केशव प्रसाद मिश्रा, एडिटिंग मुख्तार अहमद, ऑडियोग्राफी CS नारायण राव, थ्रिलिंग मोमेंट्स बाय शमीम आजिम, सॉन्ग्स रिकॉर्डेड बाय योगेश सक्सेना, एसोसिएट शशि कुमार एट बॉम्बे साउंड सर्विसेज, प्लेबैक सिंगर्स लता मंगेशकर, SP बालासुब्रमण्यम, कुमार सानू, शैलेंद्र सिंह, उदित नारायण, शारदा सिन्हा और पंडित श्रीनिवास पाठक। म्यूजिक कैसेट्स ऑन HMV, द ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। लिरिक्स रविंद्र रावल और देव कोहली। म्यूजिक राम लक्ष्मण। एसोसिएट प्रोड्यूसर्स सूरज R बड़जात्या और रजत E बड़जात्या। प्रोड्यूस्ड बाय कमल कुमार बड़जात्या, राजकुमार बड़जात्या और अजीत कुमार बड़जात्या। स्क्रीन प्ले, डायलॉग एंड डायरेक्शन सूरज R बड़जात्या।
हम आपके हैं कौन कहानी है दो परिवारों की। दोनों ही परिवारों में आदर्श, प्यार, सम्मान और खुशियां भरपूर हैं। पहली फैमिली है आलोकनाथ यानी काका जी की, जिनके दो भतीजे हैं। बड़ा भतीजा राजेश जो कि मोनीश बहल हैं, और दूसरा भतीजा प्रेम जिसका रोल प्ले किया है सलमान खान ने। ये दोनों ही भतीजे असल में आलोकनाथ के भैया और भाभी के हैं, जिनके देहांत के बाद उन्होंने शादी नहीं की ताकि वो इन बच्चों की देखभाल अच्छे से कर सके। अब आते हैं दूसरी फैमिली पर। ये फैमिली है आलोकनाथ जी के ही कॉलेज के दोस्तों अनुपम खेर और रीमा लागू की। इनकी दो बेटियां हैं। पहली निशा जो कि छोटी बेटी है, थोड़ी सी शरारती और मुंह पर ही सब कुछ बोल जाने वाली। निशा का रोल प्ले किया है माधुरी दीक्षित ने। दूसरी बेटी यानी बड़ी बेटी है इनकी पूजा, जिसका रोल प्ले किया है रेणुका शहाणे ने। काका जी को अपने बड़े बेटे राजेश के लिए एक आदर्श बहू की तलाश है, जो जाकर खत्म होती है उनके कॉलेज के दोस्तों यानी अनुपम खेर और रीमा लागू की बड़ी बेटी पूजा पर। बड़ी ही धूमधाम से वो पूजा को अपने घर लेकर आ जाते हैं और प्रेम को, जिसने कभी भी अपनी माँ को नहीं देखा है, पूजा के रूप में भाभी तो मिलती ही हैं, साथ ही मिल जाती है उसकी माँ भी। बड़े ही प्यार से प्रेम अपनी भाभी के साथ रहता और उनका स्वागत करता है। वहीं धीरे धीरे प्रेम को निशा यानी कि अपनी भाभी की छोटी बहन से प्यार हो जाता है। सब कुछ बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा चल रहा है। दोनों परिवारों में खुशियां हैं और पूजा को सलमान खान और माधुरी दीक्षित यानी अपने देवर और अपनी छोटी बहन के प्यार के बारे में पता भी चल जाता है। तभी अचानक सीढ़ियों से पैर फिसलने की वजह से पूजा की मौत हो जाती है और ये राज कि निशा और प्रेम एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये राज पूजा के साथ ही खत्म हो जाता है। पूजा अपने पीछे अपना एक छोटा सा कुछ ही महीनों का बच्चा छोड़कर गई है। अब दोनों परिवारों के आगे समस्या ये है कि इस बच्चे की देखभाल कौन करेगा। जब तक वो है तब तक तो सब ठीक है, उसके बाद इस बच्चे का क्या होगा। ऐसे में दोनों ही परिवार ये निश्चित करते हैं कि निशा यानी पूजा की बहन की शादी उसके जीजा मोनीश बहल यानी कि राजेश से कर दी जाए। निशा और प्रेम अपने प्यार की बात को अपने दिल में रखकर इस कुर्बानी के लिए राजी हो जाते हैं और शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। लेकिन शादी के ऐन मौके पर राजेश को ये सच्चाई पता चल जाती है कि उसका छोटा भाई और उसकी साली एक दूसरे से प्यार करते हैं और फिर एक सुखद एंडिंग के साथ ये फिल्म समाप्त होती है। कुछ हंसी, कुछ मजाक और ढेर सारे आंसू लिए ऑडियंस हॉल से बाहर निकलती है। बहुत ही खूबसूरत पिक्चर और इसी पिक्चर के कुछ बेहतरीन सीन्स हमने यहाँ आज आपके लिए चुने हैं। शुरुआत करेंगे उस सीन से जिसमें माधुरी सलमान को एक ब्रोच देती है जो उनकी दीदी यानी सलमान की भाभी ने उनके लिए भेजा है। इस सीन में माधुरी चॉकलेट खा रही है और सलमान उनसे कहते हैं कि वो उनकी मदद करें ब्रोच को उनके जैकेट पर लगाने में। माधुरी ब्रोच लगा रही है, तभी सलमान ऐसे रिएक्ट करते हैं कि उनको पिन चुभी है और माधुरी के पूछने पर कहते हैं चुभती तो ऐसे ही लगता ना। इसके बाद माधुरी जानबूझकर सलमान को पिन चुभोती है और जब वो चिल्लाते हैं तो कहती हैं चुभती है तो ऐसे ही लगता है। बहुत ही खूबसूरत सीन जिस पर आपको खुद ही हंसी आ जाती है। मैं तो भूल ही गई, जीजी ने आपके लिए ये गिफ्ट भेजी है। भाभी ने? हमने तो बहुत मना किया, कहा क्या जरूरत है। खुली। वाह, ब्रोच। निशा जी, निशा जी, इसे लगाने में मदद कीजिए ना। हटिए। आउच।
सॉरी चुभा? तो यूं ही चुभता तो ऐसे लगता ना। वेरी स्मार्ट। क्या हुआ? इस बार चुभा। चुभता है तो ऐसे ही लगता है। एक और सीन है, पापड़ वाला सीन। जब रेणुका और मोहनीश की शादी होने वाली है, तब माधुरी और उनकी सहेलियां एक खाट पर पापड़ बिछा देती हैं और उस पर चादर डाल देती हैं, दूल्हे के भाई यानी सलमान का स्वागत करने के लिए, जो कि असल में उनका मजाक उड़ाने के लिए माधुरी की शरारत थी। वो पूरा सीन बहुत ही बढ़िया है और उसके बाद कैसे माधुरी की चोरी पकड़ी जाती है वो देखना बहुत ही मजेदार लगता है। भोला भैया। क्या है? आप प्लीज हमारा काम करिए, जरा यहाँ बैठिए ना। हम बड़े व्यस्त हैं निशा, 12 तब आने ही वाली है। भैया अगर आप हमारा काम करेंगे तो हम अपनी मम्मी जी से यानी कि आपकी मौसी जी से कहेंगे कि वे आपके लिए एक सुंदर सी दुल्हन चुनकर लाएं। हाँ? फिर तो ये लो। सॉरी भैया। निशा अपने जीजा जी को यहाँ बिठाएगी? जीजा जी तो वहाँ बैठेंगे मम्मी। ये सीट तो उनके भाई बंधुओं के लिए है, जरा उन्हें पता तो चले हमारे यहाँ की खातिरदारी होती कैसी है। बात हम आपके हैं कौन की हो और टफी की बात ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। जब रेणुका मोनीश बहल की वाइफ बनकर ससुराल आती हैं, तो शुरुआती दिनों में क्रिकेट खेलती हैं और मजे की बात ये कि रेणुका को क्रिकेट आता नहीं है, उन्हें बॉलिंग दी जाती है। क्रिकेट ना जानते हुए भी वो फर्स्ट बॉल में ही अपने पति मोनीश बहल को आउट कर देती हैं। और अंपायर कौन है? जी हाँ, हमारा टफी। वो जिस तरह से आउट वाला कार्ड उठाता है, सब खुश हो जाते हैं कि किस तरह से भाभी ने पहली ही बॉल में भैया को आउट कर दिया है। भाभी बॉलिंग करना पड़ेगा। मैं? भाभी इज्जत का सवाल है। नहीं प्लीज प्रेम। आसान है, यूँ करके यूँ करने का। बस दर्शकों, हमारे नए खिलाड़ी के लिए जोर से तालियां। चलिए हमारे नए खिलाड़ी बॉलिंग क्रीज की तरफ आ रही है। टंग टिंग 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 टिंग। अंपायर रेडी? सबका ध्यान हमारे नए खिलाड़ी की तरफ, जिन्होंने पहली गेंद में खंजोई खिलाड़ी को क्लीन बोल्ड कर दिया। इसी सीन से लगा हुआ एक अगला सीन है। इस सीन में जब रेणुका की बैटिंग का वक्त आता है और इस बार मोनीश बहल बॉल डालते हैं, तो रेणुका भाभी बैट घुमाकर बॉल मारती हैं। ऐसा लगता है कि वो छक्का होगा, पर मोनीश भैया बॉल को कैच कर लेते हैं। सब परेशान हैं क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि उनकी प्यारी भाभी आउट हो जाए। तब कैमरा घूमता है एम्पायर टफी की तरफ। सब टफी के कार्ड उठाने का इंतजार कर रहे हैं और हमारे टफी उठाते हैं नो बॉल का कार्ड। न सिर्फ मैदान में बल्कि हॉल में जो उस वक्त तालियां बजती थी, वो आज भी याद आ जाती है। एक बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा सीन। चलिए भाभी, अब आपकी बैटिंग। हमारे नए खिलाड़ी बैटिंग की तरफ मुड़ते हुए मैच ने बड़ा ही रोमांचक मोड़ ले लिया है। हमारे मंजे हुए खिलाड़ी ने बाहें चढ़ाते हुए बड़े जोश के साथ बदला लेने की ठान ली है। हमारे नए खिलाड़ी बड़े ही आत्मविश्वास के साथ अपनी क्रीज पर डट गए हैं। कमाल भाभी। और ये डाल दिया है बॉल, और ये बॉल आसमान में, और ये बाउंड्री के पार जाने के लिए। और ये क्या हुआ? टफी के बच्चे। हम आपके हैं कौन फिल्म जितनी प्यारी थी, उतने ही प्यारे और खूबसूरत थे इस पिक्चर के गीत भी। सभी गीत बहुत ही खूबसूरत थे, लेकिन जब भी इस पिक्चर की बात होती है तो एक गीत खास तौर पर याद आता है, दीदी तेरा देवर दीवाना। हर घर के हर फंक्शन में ये गाना बजना तो एक आम बात थी। उस वक्त लोग वीडियो रिपीट करते थे इस गाने को देखने के लिए और हर फंक्शन में लड़कियां इसी गाने के डांस स्टेप्स को फॉलो किया करती थी। अगला सीन है वो सीन जो कि है पासिंग द पार्सल वाला सीन, जब पूरी फैमिली मिलकर पासिंग द पार्सल खेल रही है। ये सीन इतना फेमस हो गया था कि पासिंग द पार्सल हर पार्टी की शान बन गया था।
वैसे तो ये खेल बहुत पुराना है, पर हम आपके हैं कौन से ये एक बार फिर से ताज़ा हो गया था। अटेंशन एवरीवन, बड़ा आसान सा गेम है। वहाँ पर भोला जी म्यूजिक बजाएंगे, ये तकिया हम लोग यहाँ पर पास करेंगे। जब भी म्यूजिक रुकेगा, ये तकिया जिसके भी हाथ में होगा वो फंसेगा, और फिर जो भी सजा मुझसे देना चाहेंगे हम देंगे और उसे माननी पड़ेगी। ओके ओके। प्रेम भैया, करे श्री गणेश। यस, स्टार्ट। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम आपके हैं कौन में सिर्फ मजा ही मजा था, तो ऐसा नहीं है। इस पिक्चर में इमोशंस भी भरपूर थे। जब प्रिया यानी कि रेणुका शहाणे को पता चलता है कि उसकी छोटी बहन उसके देवर से प्यार करती है, और जो उसका एहसास था उस वक्त कि मेरी बहन, मेरी छोटी बहन जो है वो देवरानी बनकर मेरी ही ससुराल आएगी, वो एहसास देखने लायक था। और उसके बाद लो चली मैं गीत इस सीन में और इमोशंस में 4 चांद लगा देता है। आई है शुभ घड़ी, आज बनी मैं बड़ी, लो चली मैं गाने के बिल्कुल बाद वाला सीन, जब रेणुका सीढ़ियाँ उतर रही है और उनका पैर अचानक फिसल जाता है और वो गिर जाती है। ये वो सीन था जब लोगों की चीखें निकल जाती थी और पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता था। ले निशा, मुन्ने को संभाल। और आखिर में वो क्लाइमेक्स सीन जहाँ टफी हीरो साबित होते हैं, क्योंकि माधुरी रुमाल में जो गहने और खत टफी को देती है सलमान खान को देने के लिए, उसे वो सलमान को न देकर दे देते हैं सलमान के बड़े भाई मोनीश बहल को, जिनके साथ माधुरी दीक्षित की शादी होने वाली थी। और जब मोनीश उस खत को पढ़ते हैं तब उन्हें पता चलता है कि मरने से पहले उनकी पत्नी उनको क्या बताना चाहती थी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ रेणुका शहाणे ही ये बात जानती थी कि उनकी बहन और उनके देवर में प्यार है, पर वो किसी को ये बात बताएं उसके पहले ही उनका देहांत हो जाता है। और यही वो बात थी जो वो अपने पति को मरने से पहले बताना चाहती हैं, पर वो समझ नहीं पाते। प्रेम, हमारे प्यार के बंधन को जीजी ने इस हार से सजाया था। चाहा था कि हार उनकी देवरानी पहने, इसे लौटा रही हूँ। निशा, टफी, मेरा एक काम कर दो, इसे प्रेम को दे दो। देखा पूजा, ये तुम क्या करने चले थे? सच मानो तो गलती मेरी ही थी पूजा, मैं ही नहीं समझ पाया कि तुम मुझे क्या कहना चाह रही थी जाते समय। आप सोच सकते हैं एक ऐसा क्लाइमेक्स जिसमें एक कुत्ते को सूरज बड़जात्या ने हीरो बना दिया। शायद इसीलिए हम आपके हैं कौन जैसी बनी वैसी ही लोगों तक पहुंची भी। पूरी ही फिल्म बेहतरीन थी, पर ये जो कुछ सीन्स यहाँ पर हमने आपके लिए प्ले किए, ये इस पिक्चर की जान कहे जा सकते हैं। आपको हमारी पुस्तकें कैसी लगती हैं? ये बताने के लिए आप अपने विचार हम तक लिखकर खतों द्वारा पहुंचा सकते हैं। खत भेजने के लिए हमारा पता है RSBI A 303 द्वितीय तल, गोपाला अपार्टमेंट, नरही, राम तीर्थ मार्ग, लखनऊ 226001, या फिर ईमेल करें DAISYRSVI यानी daisyrsvi@gmail.com पर। आपके खतों द्वारा हमारा तथा हमारे रीडर्स का उत्साह बढ़ेगा तथा हम और जोश के साथ कार्य कर पाएंगे। धन्यवाद।